इसमें आपको एजेंटिक एआई का एक्सपर्ट बनना है। अब एजेंटिक एआई का एक्सपर्ट बनने के लिए आपको 3 फ्रेमवर्क के ऊपर कमांड हासिल होना चाहिए। 3 फ्रेमवर्क कौन कौन से? क्रूएड, ऑटोजेन और तीसरा क्या है? लैंग्राफ। या तो तीनों के एक्सपर्ट बन जाए, क्योंकि बड़ा ही मुश्किल तरीन काम, लेकिन किसी भी एक फ्रेमवर्क का एक्सपर्ट होना आप पे फर्ज है। तो सारी चीज़ें अभी नहीं सीख सकते, तो आप किसी एक फ्रेमवर्क के लाजमी एक्सपर्ट बन जाए। अच्छा, तो एक फ्रेमवर्क हम कौन सा सिलेक्ट करें? ऑटोजेन भी आसान है, क्रूएआई भी लाइक बानिस्बत ऑटोजेन के आसान है, और लैंग्राफ भी अब आसान हो गई है, वो मुश्किल जो पहले थी। और तीनों चीज़ें आसान हो गई तकरीबन। लेकिन जितनी भी चीज़ें आप सर ने मुख्तलिफ कन्वर्जेशन वगैरह आप लोग के साथ शेयर की, ओपन एआई के साथ भी, सोनेट के साथ भी, ठीक है, और को पायलट के साथ भी, उन तमाम कन्वर्जेशन के अंदर आप देखें कि समझी यही है कि आप आसान चीज़ अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे आसान जो है वो अभी क्या है? क्रूएआई। तो क्रूएआई का आपने एक्सपर्ट लाजमी बनना है। अच्छा, सवाल ये है कि यार इंटरनेशनल मार्केट में आप लोग लाजमी उतरें। इंटरनेशनल मार्केट में, इवन लोकल मार्केट में भी अगर आप लोग अभी काम सही से सीख लें, सिर्फ क्या क्रूएआई और एमसीबी के प्रोटोकॉल के साथ कनेक्टिविटी अगर आप सीख लें, तो जितनी भी चीज़ें अभी मार्केट में हैं, जो एग्जिस्टिंग आपकी जॉब्स हैं, उन तमाम जॉब्स को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। मीन्स अपना एक एआई एजेंट आप बना दें, जो भी जॉब आप करते हैं कंप्यूटर की फील्ड में, वो आपके बिहाफ में काम करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, मुख्तलिफ, जैसे मैं आप लोग को प्रोजेक्ट अगर दिखाऊं, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट नंबर 1 अगर मैं आपको दिखाऊं, देखें, सिर्फ काम देखें, हम गायब कहाँ हुआ होगा, रिजल्ट नहीं दिखा रहा। लेट्स सी, अब आप ओके। अब जैसे हम मुख्तलिफ काम करना चाह रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये चीज़ मौजूद है। हमने क्या किया, पर्टिकुलर एक एक्सेल फाइल बनाई है जिसमें प्रोडक्ट का नाम है, बिजनेस का नाम है, उनकी रेटिंग मौजूद है, लैटिट्यूड लैंगिट्यूड, ये आपके पास क्या होते हैं, गूगल मैप के कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स और वाई, 2 पोजीशन। ठीक है, तो लैटिट्यूड एक्स, लॉन्गिट्यूड वाई। तो आप जो गूगल मैप देख रहे होते हैं उसके ऊपर हर एक पोजीशन का एक्स और वाई पोजीशन, तो जितनी भी आपकी यानी लोकेशन आप पिन वगैरह करते हैं तो उसका एक्स और वाई, लैटिट्यूड लैंगिट्यूड्स हमारे पास होते हैं, वो हम देख लेते हैं। आपने गूगल मैप में गए, जो भी आपको चीज़ें दिखती हैं, जैसे कि हमने क्या कहा, बिरयानी को हमने फाइंड किया मुख्तलिफ एरिया के अंदर, तो हमने वो नोट कर लिया। तो हमारे पास डेटा है कि बिजनेसेस हमारे पास मौजूद हैं, उनकी रेटिंग हमारे पास मौजूद है और उनके एड्रेसेस मौजूद हैं। अच्छा, अब ये आपके पास स्ट्रक्चर डेटा है। इस स्ट्रक्चर डेटा को हम एनएलपी के साथ एज अ नॉलेज बेस कनेक्ट करना चाहते हैं। कोई भी ऑगमेंटेड एलएलएम, तो ऑगमेंटेड एलएलएम यही था कि जो भी एग्जिस्टिंग आपके पास सोर्स है उसे आप कन्वर्ट कर दें किसके अंदर, रैक के अंदर, और रैक के ज़रिए क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं। तो हमारे पास सिंपल सा एक यानी फंक्शन है जिसका नाम क्या है, एक्सेल नॉलेज सोर्स, जो कि हमने क्यूआई नॉलेज सोर्स, एक्सेल नॉलेज सोर्स की फाइल से क्लास इंपोर्ट की। तो इस क्लास के अंदर पर्टिकुलर फाइल का आप पाते हैं, वो फाइल खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, रैक के अंदर। लास्ट टाइम भी हमने देखा था, हमने स्ट्रिंग से बनाया था। ऑनलाइन क्लासेस ली थी आप लोगों ने, ली थी? कितने लोगों ने ली थी ऑनलाइन क्लासेस? एक मुश्किल से 4 या 5, मैक्सिमम 7 से 8 लोग होंगे। ठीक है, तो बाकी लोग लाजमी ऑनलाइन क्लासेस देखें। ठीक है, क्योंकि जितनी भी हम चीज़ें कर रहे हैं वो सारी ऑनलाइन रिकॉर्डेड है, तो मेहनत करना पड़ेगी, टाइम आपको देना पड़ेगा। ओके, तो आपने क्या किया, एक्सेल, अभी हम देखेंगे भी ये सारे काम कैसे होते हैं।
तो अभी तो उसको हम समझ लें कि एक सिंपल आपके पास डेटाबेस है, उस डेटाबेस को आपने रखा हुआ, ये एक्सटेंड होती रहेगी। अब हम क्या करते हैं, अपना एक एजेंट बनाते हैं जो कि प्रोडक्ट और जो भी आपके बिजनेस हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से जानता है। यूज़र बेस जो भी हम सवाल करेंगे उनके ये प्रोडक्ट से रेलिवेंट जवाब देगा। अच्छा, आपने एजेंट बना दिया, उसका ग्रुप बना दिया, सिक्वेंशियल कनेक्टिविटी जो आप शुरू से करते बना रहे हैं। लास्ट क्लासेस में हमने देखा है कि ग्रू एजेंट टास्क कैसे हम बनाते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब मैंने सिंपल इससे कहा बेस्ट बिरयानी इन डीएच। अच्छा, अब इस मैनेजर का काम या इस एजेंट का काम है जो भी इसके पास नॉलेज है प्रोडक्ट या बिजनेस की एग्जिस्टिंग, उसमें से सर्च करके मुझे बताएं, ना कि जनरल पर्पस। ठीक है, तो हमने इसको जो प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस दिए हुए हैं ये उनमें से फाइंड करें। अच्छा, हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया था किसमें, एक्शन नॉलेज, एक पर्टिकुलर क्लास से जो कि नॉलेज से हमने निकाला था। ठीक है, तो मुख्तलिफ नॉलेज के अंदर मुख्तलिफ फाइल्स मौजूद हैं। एक्सेल के अलग है, CSV के अलग है, PDF के अलग है, TXT फाइल के अलग है, JSON के अलग है, YAML के अलग है। तो जितनी भी टाइप का डेटा आपके पास होता है तमाम डेटा टाइप की नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए क्लासेस मौजूद हैं। आपने क्लास कॉल कर दी है, वो अभी हम देख भी लेंगे कि किस तरह इंपोर्ट करते हैं। तो लाइन नंबर 1 से इंपोर्ट की क्लास चेंज होती है, बाकी वही तमाम वेरिएबल्स, उसके अंदर वही फाइल का पाथ और एक्सटेंशन के मुताबिक काम जाएगा। फिर उसके बाद आपने नॉर्मल एजेंट बनाए, एजेंट नंबर 1, उसको टास्क असाइन की, टास्क नंबर 1, और आपने एक क्रू बनाया जिसके अंदर मेमोरी ट्रू करना फ़र्ज है क्योंकि ये बैकएंड के ऊपर मेमोरी मैनेजमेंट करता है, रैक सिस्टम करता है। और उसके बाद आपने एजेंट, टास्क, सारी वही चीज़ें, एडिशनल जो चीज़ आ रही है वो क्या है दोस्तों, नॉलेज सोर्सेस। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि 90% जो हम लोग काम अभी चेंजेस करने वाले हैं एडवांस क्रू के अंदर, वो क्रू की क्लास के अंदर ज़्यादातर पैरामीटर्स हैं, चाहे वो नॉलेज सोर्स हो, चाहे वो एम्बेडर हो, जितनी भी मैक्सिमम चीज़ें हैं वो ज़्यादातर आप किस में पास करेंगे, क्रू के अंदर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एजेंट और क्रू दोनों में भी पास हो सकती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं वो क्या चीज़ है। तो हमने क्या किया, अपना एजेंट और टास्क बनाए, क्रू बनाया, उस क्रू के अंदर आपने नॉलेज सोर्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। अब मैं इससे सवाल करता हूँ बेस्ट बिरयानी DH। तो जब हम ये कोड चलाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एजेंट प्रोडक्ट मैनेजर के पास ये टास्क है। टास्क क्या थी, उसने कहा अबाउट द प्रोडक्ट बिजनेस बेस्ट बिरयानी DH, ये आपकी क्यूरी है। इस क्यूरी के अगेंस्ट इसके पास जो इंफॉर्मेशन मौजूद थी, द बेस्ट बिरयानी DH बेस्ड ऑन रेटिंग इज ऑफर एट फॉलोइंग रेस्टोरेंट। अब ये रेटिंग की बेस पर आपको दिखा रहा है, तो नोट किया जाए कि बेस्ट बिरयानी आप रेटिंग की बेस पर तो देखते हैं, तो रेटिंग की बेस पर सबसे ऊपर जो बिरयानी आ रही है वो कौन सी आ रही है, HOD रेटिंग के मुताबिक। अच्छा, फिर उसके बाद मैं सवाल यहाँ पे करता हूँ कि ओके, दिस इज माय करंट लोकेशन, आप जिस लोकेशन पे भी अभी खड़े हैं, ठीक है, उस लोकेशन के हिसाब से बेस्ट बिरयानी कौन सी। अच्छा, उस वक्त आपके पास लैटिट्यूड लैंगिट्यूड मैंने वहाँ के डाले थे। अब हम यहाँ के मैप आ रहा है, करंट लोकेशन आती है, कैसे आएगी करंट लोकेशन, कहाँ से आएगा? कुछ नीचे मैसेज देगा, फिर दोबारा देखते हैं। बंद की हुई होगी कुछ ना कुछ, चलो छोड़ो, हम यहाँ से सिंक बायसेस का ऑर्डर में पता है, ठीक है।
तो सिप वॉइस स्काउट के हम लैटिट्यूड लैंगिट्यूड यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर ली और जो भी आपका सवाल यहाँ पर बन रहा था सर नज़र नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा, एक मिनट। अब हुआ बेहतर? अच्छा ठीक है। अच्छा मैंने क्या किया, लैटिट्यूड लैंगिट्यूड यहाँ पे पास करके रख लिए। इसी सवाल को, अच्छा कॉपी पेस्ट मैंने ऑलरेडी कर लिया था, शायद ऊपर वाला सवाल शायद ये था लैटिट्यूड लैंगिट्यूड, उसकी बेस के ऊपर अब हमने लैटिट्यूड सवाल ऊपर वाले हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। एक काम करते हैं ना, इसी को हम करते हैं कॉपी पेस्ट और यहाँ पे लैटिट्यूड दोनों ही चीज़ है ना, तो सीधे सीधे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। काम है कंट्रोल C, दोनों को मैंने कॉपी किया, कट कर लिया बल्कि, और यहाँ लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो लैटिट्यूड लैंगिट्यूड हमने क्या कर दिया, से चेंज। कोड चला के दोबारा देख लेते, शायद दोबारा आपसे चीज़ें मांगे, मेरे ख्याल से मांगेंगे, डिस्कनेक्ट हो जाता है। आपने नहीं की? मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, इससे फ़ायदा है कि आपकी जितनी भी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी एग्जिस्टिंग आपके पास लाइक चीज़ें हैं, उनको अगर LLM से कनेक्ट करना है तो हम पहले टूल कॉलिंग इस्तेमाल करते थे। इन्होंने एक सेंट्रलाइज प्रोटोकॉल बना दिया जिससे एजेंट टू एजेंट कम्युनिकेशन और एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के दरमियान कम्युनिकेशन हो सकती है। वो है MCP, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये एंटॉपिक वालों ने बनाया है, सोनेट 3.7 जिन्होंने बनाया, ठीक है। तो उन्होंने प्रोटोकॉल सारे स्टैंडर्ड वही बना के दे रहा है। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। अच्छा QI और QI टूल, तो अभी जितनी भी चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो टूल्स हैं, अभी देखेंगे वो टूल्स कैसे बनाते हैं। सिर्फ काम अभी हम देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल से ना ऑनलाइन क्लासेस में भी कर, इसी से मिलती जुलती है ना, 100% ये नहीं। तो अब जितना आप खेलते जाओगे उतना अच्छा। ओके, ये इंस्टॉल हो गया, एसिंक्रोनस आपने चला दिया, LLM आपने यहाँ पे बना लिया, एम्बेडेड, ताकि एम्बेडिंग वगैरह हम गूगल के इस्तेमाल कर सकें। तो पूरी एम्बेडेड की सारी डेफिनेशन आपने यहाँ लिख दी, कॉन्फ़िगरेशन, वरना हर उसमें क्रू में लिखना पड़ती है, तो उससे बेहतर एक वेरिएबल में सारी कॉन्फ़िगरेशन सेव कर दो। ये आपके पास नॉलेज बेस, ये नॉलेज बेस को कन्वर्ट इसमें करना है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट मैनेजर रोल क्रू, पहला सवाल हम इससे पूछें, बेस्ट बिरयानी इन DHL। प्रोडक्ट मैनेजर के पास ये टास्क है और ये बताएगा बेस्ट ऑन द प्रोवाइडेड डेटा, द बिरयानी रेटिंग के हिसाब से दे दिया। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द बेस्ट रेटिंग, सजेशन इसने दे दी, तो यहाँ पे रेटिंग के हिसाब से दे रहा है 4.8, बता भी रहा सारी चीज़ें। अच्छा खैर, हर दफ़ा उसका रिजल्ट अलग ही आना है, ये आप लोग को पता है। अच्छा, अब हमने पहले से पूछा था कि ये मेरी लोकेशन, उस लोकेशन के हिसाब से HOV जो था वो सबसे करीब था, देखें। तो बता रहा है हियर आर द बिरयानी रेस्टोरेंट नियर यू, योर करंट लोकेशन दिस, और सबसे नियरेस्ट जो आपको पड़ रही है वो आपके पास
HOB वर्ल्ड, ठीक है, जो भी लोकेशन मैंने डाली होगी दिखा रहा है, इट्स वेरी क्लोज टू योर लोकेशन, सैम लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड 4.8 रेटिंग के साथ, परफेक्ट। अब मैंने लोकेशन करी चेंज, ये भी वाली है ना, सिंध बॉयज स्काउट, समझ नहीं आ रहा चश्मा सही आपको पढ़ने नहीं हो रहा बिल्कुल भी ग्रीन वाला सम पता है कुछ लिखा हुआ लेकिन नहीं पढ़ने तो साफ साफ हो रहा है बिना लार्ज बड़ा पैराग्राफ कौन सी प्रीफर यहाँ भी क्या बता रहा है, उसमें भी लिखा है सैम HOB वर्ल्ड। अच्छा, वो जो भी यानी रेस्टोरेंट्स के करीब करीब आप लोकेशन को देख लें तो कैलकुलेशन भी बिल्कुल परफेक्ट कर रहा है ना, जो कि आपकी लैटिट्यूड लैटिट्यूड की होती है, तो ठीक है भाई। फिर ये दोबारा ये पुरानी वाली, ये बल्कि नई वाली है शायद, या पता नहीं कौन सी, मैंने कॉपी पेस्ट 2 दफ़ा कर दी, दोनों लोकेशन 2.48 दोनों मुझे सेम लग रही है। ये अभी हम जो चला रहे हैं सबसे नियरेस्ट आपके पास HOB आ गया, हो सकता है DHM उससे ये करीब है। अच्छा, अब टास्क हमने क्या दिया, टेल मी ओनली वन बेस्ट बिरयानी DHM। अच्छा, तो पूरे DHM में देखा जाए 4.8 वाली जो है तीनों के ऊपर HOB है, तो सिर्फ एक का नाम देना चाहिए, सेम आंसर देगा, HOB है ना रेटिंग के हिसाब से। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको चेंज करना पड़ेगी कि भाई दूसरे सजेशंस वगैरह ना दो, या सजेशंस ना दो, या बेस्ट ऑन द प्रोवाइडिंग डेटा बिरयानी रेस्टोरेंट इन DHA देयर रेटिंग आर दिस HOB इसने हाईलाइट करके बता दी, ठीक है। तो आप इसका आउटपुट जो है अपने मुताबिक कर सकते हैं ना, अभी हम देखेंगे भी कि किस तरह आप प्रॉम्प्ट को चेंज कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इवन आप किसी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक लाइव डेटाबेस है जिसके अंदर बेतहाशा चीज़ें, ठीक है, तो आपको SQL का एक्सपर्ट होना पड़ता है किसी भी डेटाबेस से चीज़ें निकालने के लिए। हमारे पास सीधा सीधा एक क्लास है जिसका नाम क्या है, NL2 SQL, नेचुरल लैंग्वेज टू SQL 2, ठीक है, एक क्लू आई है। तो आपने इस टूल को इस्तेमाल किया, आपने कनेक्टिविटी जो बनाई हुई वो यहाँ पे पास कर दी, पास करने के बाद एज अ रिसोर्स वही टूल्स के तौर पे ना रिसर्चर जो है क्यूरी इस्तेमाल कर सकता है, क्यूरी कर सकता है, इस टूल को इस्तेमाल कर सकता है। इसकी टास्क क्या होगी, जो भी मैं टास्क दूंगा उसके लिए कोई क्यूरी लिख के डेटा निकालेगा और फिर मुझे रिप्लाई करेगा। अच्छा खैर, अभी इतना अच्छा ये जवाब नहीं दे रहा, मैंने वही जो डेटा था बिजनेसेस का इसके अंदर मौजूद है, तो ये बिजनेसेस को नहीं समझ पाया, विच बिजनेस हैज़ द हाईएस्ट प्रॉफिट। अब उसको उसने प्रॉफिट के लिए डेटा ढूंढने की कोशिश की होगी। दूसरा क्या होगा, एक और फिर इसने काम, जब इसको नहीं मिला इससे डेटा तो दोबारा इसने रेवेन्यू के हिसाब से चेक किया, फिर इसको नहीं मिला तो फिर इसने क्या किया होगा, मुख्तलिफ तरीक़ों से, तो उसको डेटा नहीं मिला किसका, बिजनेस का। फिर क्या हुआ, मैंने कहा कि सारे टेबल शो कर दो और उनके जो भी फील्ड्स हैं उनसे वैल्यूएट डेटा लो। तो अब हर उसके लिए उसने क्या लिखी, मुख्तलिफ शो टेबल की क्यूरी चला के देखी, रिजल्ट नहीं आया होगा। फिर उसके बाद उसने दूसरी क्यूरी चलाई, सिलेक्ट टेबल नेम फ्रॉम स्कीमा टेबल दिस दिस दिस, तो इससे क्या हुआ, डेटा आ गया, टेबल का नाम बिजनेस है, स्टोरी है, पेंस हैं, क्रूज रिव्यूज़ हैं, ये सारे क्या है वहाँ पे टेबल्स। दोबारा इसने चलाया तो और इसको यानी पब्लिक स्कीमा से चीज़ें मिली हैं, बिजनेस से रेलेवेंट, ठीक है, तो हर उससे रेलेवेंट क्या निकलती आ रही चीज़ें, कॉलम नेम कॉलम नेम कॉलम नेम, तो उसी बिजनेस से इसने क्या निकाल लिया, कॉलम के नाम निकाल लिए। तो हर बिजनेस टेबल और उसके कॉलम के नाम, सेम चीज़ सबके ऊपर टेबल पे इसने अप्लाई किया होगा। एंड फाइनल इसने जो भी मेरे पास डेटा टेबल्स मौजूद हैं दिखा रहा है,
बिजनेस है, स्टोरी है, यूज़र्स हैं, OTP है, नोटिफिकेशन है, फॉलोइंग, पिन्स, रिव्यूज़, कितनी चीज़ें आ गई। वरना मुझे एक एक डेटाबेस को जाके मैनुअल चेक करना पड़ता है। तो इसमें पूरी की पूरी समरी सिर्फ मैं NLP पे इसको टास्क देते जा रहा हूँ और ये एज अ SQL एक्सपर्ट काम कर रहा है। आप सोचें, इनोवेशन जितनी भी आपकी BIT उनकी टास्क यही तो होती है कि जो भी आपके पास डेटाबेस मौजूद हैं, डेटा रिसोर्सेज मौजूद हैं, उनमें से क्यूरी करके जो टॉप मैनेजमेंट आपसे डेटा मांगती है वो डेटा देती है। तो आपने वो काम, पूरी टीम का काम ऑटोमेट कर दिया। SQL का एक्सपर्ट यहाँ पे बैठा हुआ, आप उसको टास्क देते जा रहे हो, आपके बिहाफ पे चीज़ें सर्च करता है और ले आता है। अच्छा, ऐसा नहीं है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, इसकी यानी लाइक एरर नहीं है। तो अभी स्कीमा जितना अच्छा डिफाइन करोगे ना उतना अच्छा काम करोगे। स्कीमा से मुराद टेबल का नाम क्या है, इस टेबल में किस किस्म का डेटा है, एक एक चीज़ बताना पड़ेगी। तो स्कीमा जितना अच्छा बनाएंगे उतने अच्छे रिजल्ट आए। अब ये स्कीमा बनाने के लिए ओपन एआई को इस्तेमाल करना है। ओपन एआई क्योंकि आपका अच्छा परफॉर्म करता है, तो इसलिए यहाँ पे स्कीमा के लिए आपको शायद ओपन एआई की कीज़ डालना पड़े। अब आप कोशिश करिएगा कि टूल के अंदर भी आप डायरेक्टली लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है गूगल जेमिनी को पास कर सकते हैं या नहीं, होगा। डॉक्यूमेंटेशन जब पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा। तो आप ज़रा सोचिए कि कितनी सारी चीज़ें। अब देखें इन चीज़ों का आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी इंपॉर्टेंस है। मेरे बराबर में क्लास बैठे हुए, इखलास की हम देखेंगे कि जर्नी क्या थी और इस वक्त ये क्या काम कर रहे हैं और एजेंटी के ऐसे क्या क्या इनकी जॉब पे, इनकी लाइफ में क्या क्या फ़र्क पड़ा है। ठीक है, तो इखलास ज़रा आप बताएं अपनी जर्नी, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो तकरीबन 3-4 साल पहले हुई थी। मंच टेक डेवलपमेंट मैंने स्टार्ट की थी और उसी के ऊपर मैं काम कर रहा था, लेकिन मुझे जो है उस काम में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। उसकी वजह ये थी कि एक ही चीज़ बनाना, डिज़ाइन बनाना, उसी चीज़ों को फॉलो करना, वही API और डिज़ाइन वगैरह बनाना, तो कुछ यूनिक नहीं था कि अपने क्रिएटिविटी कुछ अपनी, जैसे AI के अंदर काम कर रहे होते हैं, अलग अलग रिस्पॉन्स ले रहे होते हैं और बातचीत हो रही होती है हमारी, बिल्कुल वो चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं जो काम एक ह्यूमन कर रहा है, वो चीज़ें बिल्कुल हमें यहाँ पे नज़र आती हैं। ऐसी मंचटेक में नज़र नहीं आती, तो उसमें मेरा माइंड बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं शिफ्ट हुआ AI की तरफ। तो उस वक्त भी मेरे टीचर सर कासिम ही थे। तो उस वक्त हमारी सैलानी में बैच चलती थी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। तो उस वक्त जनरेटिव AI और एजेंटिक AI वगैरह नहीं थी मार्केट में। तो उसमें कुछ काम किए, तो ऑटोमेशन देखी, तो उसके अंदर मुझे अच्छा लगने लगा और पढ़ने में मज़ा आने लगा। प्रोजेक्ट बनाता था मैं, इस तरीके से चीज़ों को करता था, काम करता था। फिर उसके बाद जब हमारा वो बैच ख़त्म होने लगा तो जनरेटिव AI आ गई। जनरेटिव AI को एक्सप्लोर किया। लैंगचैन उस वक्त नया नया आया था फ्रेमवर्क, तो लैंगचैन एक्सप्लोर किया। फिर आगे चलते गए एजेंटिक AI में आए। तो अभी तकरीबन 8 महीने पहले मेरी इंटर्नशिप मैंने की। मस्टैक पे फारिग बैठा हुआ था तो मैंने इंटर्नशिप पे चला गया मैं। तो मंचटेक पे मेरी AI की तरफ इतनी मतलब मिली नहीं, मतलब अप्लाई भी नहीं किया था, तो कहीं से मुझे रेफरेंस आ गया था लिंक्डइन वगैरह से, तो मैंने अप्लाई कर दिया। तो उन्होंने बुला लिया। अब तकरीबन मैंने 10-15 दिन मैंने वहाँ पे काम किया एज ए इंटर्न, और वहाँ पे कुछ एक AI की प्रॉब्लम आ गई। जो AI वालों को करना था काम, तो उनके पास कुछ ऐसी एक प्रॉब्लम थी जो काम मैंने करके दिया लैंगचैन के ज़रिए। तो उसके बाद उन्होंने काम जब मैंने करके दिया तो उन्होंने मुझे सीनियर AI डेवलपमेंट में डाल दिया। तो 15 दिन हुए थे मुझे इंटर्न पे, और मैं वहाँ पे सीनियर AI डेवलपर। इसके बाद फिर काम करता गया और भी फिर AI के प्रोजेक्ट आते रहे, साथ साथ मन का भी उनका काम चलता रहा, वो चलता रहा। तो उन्होंने मुझे लीड कर दिया कि उस पर लीड पे ना आप मन और AI की लीड पर आ जाओ, और पेमेंट वगैरह भी जो थी वो उन्होंने बढ़ा दी थी काफ़ी हद तक। फिर उसके बाद चीज़ें चलती रहीं। फिर अभी रिसेंटली मैंने इसी मंथ की लास्ट मंथ मैंने लेफ़्ट कर दी वो ऑफ़िस, क्योंकि मुझे दूसरी जगह से बेटर अपॉर्चुनिटी मिली। तो जो नया ऑफ़िस था मेरा, तो वहाँ पे भी मेरी जॉइनिंग कुछ इसी तरीके से हुई थी। उन्होंने ना डिग्री देखी ना सर्टिफिकेट देखा। उनके पास भी एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम थी रैग बेस्ड एप्लीकेशन थी, उससे रिलेटेड थी। तो वो काम उनको करवाना था, तो उनकी टीम पहले से काम कर रही थी।
तो उनसे वही चीज़ें थी कि कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, तो वो मेरे भाई उसी ऑफिस में होते थे, तो उन्होंने मेरा ज़िक्र किया वहाँ पे कि ये है, आप इनसे बात करके देख लो। तो उन्होंने मुझे प्रॉब्लम बताई, तो मैंने उनको सॉल्यूशन बता दिया उसका। तो थोड़ी देर के बाद दोबारा वापस फ़ोन आया, उन्होंने कहा आप कर दोगे ये काम? मैंने कहा हाँ मैं कर दूँगा। नहीं कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा 2 दिन में। पैसे कितने लोगे? मैं 40,000 रुपये लूँगा। उन्होंने दे दिया काम, मैंने 2 दिन में करके दे दिया। फिर 2 दिन के बाद उनके वापस मुझे फ़ोन आता है कि ऑफ़िस ज्वाइनिंग के लिए कि जॉब वगैरह आपको करनी है। तो फिर मैंने कहा ठीक है। वो उन्होंने जो भी फिर बताया मुझे, सैलरी वगैरह सारी चीज़ें उनसे डिस्कस हुई, तो मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। और अभी इस वक्त मैं वहाँ पे सीनियर एजेंट की आई डेवलपर हूँ और टीम लीड करता हूँ मैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या तुमने प्रॉब्लम सॉल्व करी है? ज़रा हमें एक दो बताएं। अच्छा, जो ज्वाइनिंग से पहले जो उन्होंने एक प्रॉब्लम दी थी, जो एज अ फ्रीलांस मैंने 2 दिन काम किया था, उसके अंदर ये था कि रेक बेस एक एप्लीकेशन थी, उसमें उनको प्रॉब्लम ये आ रही थी। उन्होंने सारा काम कंप्लीट तो कर दिया था, लेकिन मसला ये था कि एक उनको पूरा सिस्टम देना था जो अपने सब्सक्रिप्शन बेस पे चलानी थी उनको, कि इनका एक चैटबॉट होगा जो 50 कंपनी आए और अपना अपना डेटा डालें, ठीक है, और उनकी कंपनी का कोई भी बंदा आता है तो उसी के ऊपर बात कर सके, ठीक है। और डेटा की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी थी कि डेटा इधर से उधर ना हो। ऐसा ना हो कि कोई दूसरी कंपनी ने अपना डेटा डाला और कोई दूसरी कंपनी का बंदा आता है और उसी चैटबॉट में लॉगिन करता है और आके उससे बात कर लेता है और वो उसका डेटा दे देता है। तो ये एक सिक्योरिटी का इशू था। तो उसके अंदर सिर्फ मैंने कोई काम नहीं किया था, इंडेक्सिंग सबकी कंपनी के मतलब जो भी यूज़र था तो उसकी जो ऑथेंटिक लॉगिन करता था तो उसमें उसका एक कंपनी का नाम होता था कि वो किस कंपनी से, बस मैं वो मैच कराता था। और जैसे एडमिन होता है, जब उसका अकाउंट क्रिएट होता है ना, तो उसी नाम से ना, उसी की कंपनी के नाम से इंडेक्स बनवा देता था। तो हर कंपनी की अलग अलग इंडेक्स होती थी और जब भी वो यूज़र लॉगिन करता था तो वो इंडेक्स LLM के साथ कनेक्ट हो जाती थी। बस ये वाला काम मैंने करवाया था, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। ओके। और फिर दूसरे भी जो प्रोजेक्ट रहे, तो दूसरे प्रोजेक्ट में भी एक प्रॉब्लम अभी ये आई थी कि सीवीज़ जो सीवीज़ का होता है ना, रिकग्नाइज करवाते हैं सीवीज़ वगैरह, जो उसमें से जॉब्स वगैरह के लिए। तो जो हमारे ऑफिस वाले ना, वो चाह रहे थे कि एक ऐसा सिस्टम, वो कुछ काम कर रहे थे, रिक्रूटर उसको पूरा ऑटोमेट कर रहे थे, रिक्रूटमेंट वाले पार्ट को पूरा ऑटोमेट कर रहे थे कि कोई बंदा आता है तो हायरिंग वगैरह का सारा पार्ट सब कुछ ऑटोमेट हो जाए, सीवी जो है वो खुद रिकग्नाइज हो कि उन्होंने जो जॉब्स लगाई हैं अपनी लिंक्डइन वगैरह पे, तो वो सारी चीज़ें मतलब सीवी से मैच करेंगे, उसकी स्किल्स कितनी परसेंट मैच करती हैं। तो ये कुछ डिस्प्ले पे आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ 5 पार्ट हैं: सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये एक सीवीज़ के अंदर से मैच करने थे कि ये वाले पार्ट कितने कितने परसेंट उस सीवी के अंदर मौजूद हैं। तो ये वाला एक काम मैंने करके दिया था। तो ये भी एक एआई की वहाँ पे टीम दूसरी ब्रांच में कहीं काम कर रही थी, तो नहीं हुआ था, तो ये मुझसे जिक्र किया गया था। मैंने कहा ठीक है, कर दूंगा मैं। तो मुझे ये रात को टास्क दिया गया था और सुबह मैंने कंप्लीट कर दिया था इस टास्क को। अच्छा, यहाँ पे नोट किया जाए, ये जो काम है ना, इससे पहले किसी और टीम को दिया हुआ था, तो कब से दिया हुआ था ये काम? तकरीबन 1 डेढ़ हफ्ते से। अच्छा, और वो टीम कौन सी थी? एआई की। एआई की ट्रांजिशनल डीप लर्निंग एक्सपर्ट, ठीक है, क्योंकि डीप लर्निंग के ऊपर काम कर रहे थे। अच्छा, डीप लर्निंग वाले वाकई, अगर मुझे भी, क्योंकि डीप लर्निंग पे मैंने एक अर्सा काम किया है, तो भाई आपको डेटा चाहिए, डेटा की प्री प्रोसेसिंग है, मॉडल को ट्रेन करना, फाइन ट्यून करना, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो एक अच्छा मॉडल जो कि सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला काम है ना, उसको सही तरह वेरीफाई करे, ठीक है, उसको सही तरह क्लासीफाई करे, वही मॉडल बनाने में मुझे मे भी 3 से 4 महीने या 6 महीने लग जाए एक अच्छा मॉडल बनाने के लिए। तो आप ज़रा सोचें कि 6 मॉडल यहाँ पे, 6 मॉडल बनाने में कितना वक्त लगता, कितना डेटा चाहिए था, कितनी प्री प्रोसेसिंग, हर तरह का डेटा आपको देना पड़ता। लेकिन LLM जो है वो कॉन्टेक्स्ट को इंसानों की तरह समझता है। तो वो क्या करता है, उसका एजेंट का आपको क्रू एआई आता है, तो क्रू एआई के हमने मल्टी एजेंट्स बना दी कि 6 एजेंट बन गए। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की चीज़ें चेक करें, एक डेटा साइंटिस्ट की चीज़ें चेक करें, एक प्रोजेक्ट मैनेजर की चीज़ें चेक करें और एक डेवऑप्स की। तो आपने 6 मॉडल बना दिए, एजेंट्स बना दिए, और वो 6 के 6 एजेंट पैरेलल प्रोसेस करके आपकी सीवी को एनालाइज करके बता देंगे कि किस डोमेन से कितना पर्सन
आपकी चीज़ें मैच होती हैं परसेंटेज में, नंबर से मुताबिक, और उसके बाद वो चीज़ें दिखा दी। जैसे अभी मैंने आपको पाइथन वाला दिखाया कुछ, पाइथन का एग्ज़ाम चेक करने के लिए, नहीं, मैं लास्ट के अंदर दिखाता हूँ। देखें, कंसीडर करें हमारे पास एक एजेंट है जो कि एआई टीच करता है, ठीक है। इसकी टास्क ये है कि आपको स्टूडेंट को असाइनमेंट दिए जाएंगे, उन असाइनमेंट को चेक करके, रन करके, चला के चेक करे और फिर नंबर असाइन कर दे 1 से 10 के दरमियान। तो हमने इसके ऊपर जब काम किया तो स्टूडेंट का एक सवाल, प्रॉब्लम दी जाती है, स्टूडेंट उसका सॉल्यूशन सबमिट करवाता है, और जैसे ही ये टास्क इस पर प्रोसेस होती है, ये उस कोड को चला के देखता है। देखें आउटपुट के अंदर उस कोड को उसने मुख्तलिफ तरीक़ों से चला के देखा, जैसे कि आप यहाँ पे देखें। तो चलाने के बाद कोई एरर आता है, नो डायरेक्टरी फाइल XYZ, तो कोड को वो चलाता है। इसके लिए आपको डॉकर चाहिए होता है, और डॉकर आपने शुरू में थोड़ा सा पढ़ा है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, डॉकर में खुद सारे काम खुद करें। आपने सिर्फ इस टूल को कॉल किया, कोड इंटरप्रेटर, वो कोड को चलाता है, चेक करता है, टेस्ट करता है, और टेस्ट करने के बाद हमें डेटा स्ट्रक्चर इस फॉर्म में दे देता है कि स्कोर कितने हुए, फीडबैक क्या है, और क्या है दोस्तों, आपका सवाल क्या था और आपका जवाब क्या। तो टोटल फीडबैक आ गया आपके पास रनिंग करने के बाद। तो ये पावर है आपकी किसकी, एजेंटिक एआई की। इंसानों की तरह काम कर रहा है। आप ज़रा सोचें, PIC के इतने सारे स्टूडेंट, GIC के इतने सारे स्टूडेंट, उन सब के अगर असाइनमेंट चेक करने हो कोड बेस, पूरा फोल्डर उठाओ, फोल्डर को चलाओ, डबल फाइल को चेक करो, हर एक चीज़ को चेक करो, कितना ज़्यादा टाइम। फिर उसके टेस्ट, तो आपके जब भी प्रोजेक्ट को चेक किया था उसको हम चला के तो चेक करते, फिर उसके नंबर साइन किए जाते। तो वो काम जो कि इंसान करता और उसको करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगती, टाइम कंज्यूम होता, आपने पर्सोना बना दी कि तुम AI के टीचर हो, तुम्हें असाइनमेंट सबमिट किए जाएंगे और तुम चेक करो। जनरल हमने बता दें तुम AI के बारे में हर चीज़ जानते हो, तो ये कोड चलाएगा, कोड चलाने के बाद चेक करेगा, टेस्ट लिखेगा, जब वो टेस्ट कामयाब हो जाएंगे तो उसको नंबर दे देगा 1 से 10 के स्केल के दरमियान, फीडबैक दे देगा, और क्या करेगा, जो क्वेश्चन था ताकि हमें पता हो कि क्वेश्चन क्या था, उसका सोल्यूशन क्या है। तो आपने स्ट्रक्चर बना दिया ना, तो जितने भी उसको असाइनमेंट दिए गए स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 उनके सवाल के जवाब सब कुछ मेरे पास आया। तो जब सब कुछ आ गया उसके बाद एग्जाम चेक हो, वरना इंसानों से अगर चेक करवाते तो ज़रा सोचे, नामुमकिन सी बात है। तो एजेंटिक AI से आपने टीचर बना के एग्जाम चेक करवा दिया। अच्छा, तो इसी तरह हमने क्या किया, AI के ज़रिए चीज़ों को क्या कर दिया, ऑटोमेट कर दिया। अब ये पूरा का पूरा एक प्रोडक्ट है दोस्तों। HR मैनेजमेंट सिस्टम जो कि अभी इस्तेमाल करते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब उन्हें फाइंड करना होता है। तो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब के लिए सबसे पहले जितनी CV आती है उन्हें फ़िल्टर करना पड़ता है, फ़िल्टर करना। अब प्रॉब्लम ये है कि HR वाला जो बंदा है वो टेक्निकल स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उसे क्या पता डेव ऑफ क्या है, उसे क्या पता ML ऑफ क्या है, वो तो बोला ML ऑफ, उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा, उसको ML ऑफ के जो बंदा है वो हायर करना है। आज चलिए जॉब डिस्क्रिप्शन को बताइए यही होती है, लेकिन वो टेक्निकल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो हम मुख्तलिफ टूल्स और चीज़ों के बारे में लिखते हैं कि मुझे यही आता है। अच्छा, वो बुनियादी चीज़ें चाहिए होती है और हमने एडवांस लेवल के टूल के बारे में लिखा होता है कि मैंने इन चीज़ों पे काम किया। आप वहाँ पे अपने आपको डेवऑफ या ML ऑफ नहीं किए। अब वो जो पुराने ट्रेडिशनल तरीके हैं जो CV को फिल्टर करने के, उनके सॉफ्टवेयर वो दो तरह से हैं कि वो कीवर्ड चेकिंग करते हैं। कीवर्ड ML ऑफ का जिक्र आ रहा है, अगर जिस CV में ML ऑफ लिखा हुआ वो CV फिल्टर हो, लेकिन उससे भी एडवांस टूल का नाम लिखा हुआ तो उस बेचारे की CV फिल्टर ही नहीं। तो वो टेक्निकल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, या वो एग्जिस्टिंग सिस्टम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड चीज़ों को नहीं रीड करते, तो प्रॉब्लम आती है। तो आप पूरा ये सोल्यूशन ले जा सकते हैं कि हम रिक्रूटिंग सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हैं। आपकी CV फिल्टर होगी, इवन उनको ईमेल जा सकती है, उनका फॉलोअप हो सकता है, सब कुछ एजेंट कर, तो सारा काम ऑटोमेट हो सकता है। तो पहला पार्ट आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि आप छोटे से इस चीज़ को लेके चले प्रोडक्ट, और किसी भी जगह पे जाके आप जैसे कि Y कॉम्बिनेटर दुनिया का सबसे बड़ा इंक्यूबेटर, वहाँ कोशिश करें कि रिक्रूटिंग सिस्टम को आप ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं मिलके, ठीक है जी। जो इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की है, ये कोई पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में की है या मल्टीपल फ्रेमवर्क यूज किए, जैसे LangChain, UI?
आप देखो मुख्तलिफ मेन चीज़ है टेक्निक का आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने LLM से ही काम करवाया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते इस्तेमाल किया टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट के जितनी भी APIs बनी हुई थी वो टाइपस्क्रिप्ट पे बनी हुई, तो उन्होंने टाइपस्क्रिप्ट पे बना के दे दी। आप लोग पाइथन वाले आप फास्ट API पे बना के दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप फास्ट API पे बना दें। अच्छा, तो ये चीज़ें आपने बना के दी, एक प्रॉब्लम को आपने सोल्यूशन बना दिया। तो आप अभी एग्जिस्टिंग जिस वर्ल्ड में मौजूद हैं, हर चीज़ का सोल्यूशन आप थ्रू AI, एजेंटिक AI से बना सकते हैं, और उसको आप किसी भी यानी इंक्यूबेटर पे या खुद अपना प्रोजेक्ट बना के पब्लिक में लॉन्च करें, चेक करें कितने ऑडियंस आती, क्या चीज़ें आती हैं, उनके क्या फीडबैक आते हैं, उसके हिसाब से इम्प्रूव करते हैं। या तो अपना बनाएं, सारी की सारी फंडिंग सब कुछ खुद ही करें, या फिर आपने इक्विटी या कहते ही नहीं है तो चले इंक्यूबेटर्स के पास। ये जो टास्क नहीं है कि जो ऐसे बोल ना सकते थे। जी, बहुत आसानी से हो सकता है ना, मैं यही तो बता रहा हूँ कि 6 एजेंट बनाए, उनको टास्क असाइन कर दिए, पैरा एजेंट्स काम कर रहे हैं, ये टास्क आपके बिहाफ पे कर दिए, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। अच्छा, और ये पैरल प्रोसेसिंग होगी, खुद ब खुद इनका काम है, हमें एजेंट को टास्क दे देनी, एजेंट खुद एनालाइज करेगा किससे क्या काम करवाना है। तो हमें पता चला कि यार अगर आप एजेंटिक AI पे काम करें। अच्छा, इखलास को अभी ऑलमोस्ट 12 दिन हुए, 19 तारीख को ज्वाइन किया था इखलास साहब, 19 तारीख को इन्होंने नई कंपनी ज्वाइन करी, 2 टास्क यानी वो 40,000 के टास्क वो अलग की। अभी इस वक्त इखलास की एजुकेशन अगर हम देखें ना तो सिविल टेक, लेकिन उस डिपार्टमेंट को लीड कौन कर रहा है जनरेटिव AI को? इखलास। और इखलास के अंडर में अभी कितने बंदे इखलास? इस वक्त 8 बंदे हैं मेरे अंडर, जो तकरीबन उनकी एजुकेशन सबकी मुझसे ज़्यादा है, कोई बैचलर्स है तो कोई मास्टर्स है। ठीक है, तो मास्टर और ग्रेजुएट इवन PhD वाले भी अंडर में काम करेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी नॉलेज, ठीक है, तो स्ट्रगल करें, मेहनत करें, लेकिन राइट डायरेक्शन। तो राइट डायरेक्शन में जब आप मेहनत करते हैं, दुनिया को चीज़ें डिलीवर करते हैं, लोग आपके अंडर में लाजमी काम करें, ठीक है, तो डिलीवर करना बनता है। अच्छा, फिर अगर देखे जाए इन्हीं वीक्स के अंदर आपकी 150 गुना 150% इनकी जो सैलरी है प्रीवियस कंपनी से बढ़ गई, ठीक है, और आगे भी मज़ीद बढ़ेगी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, तो अभी थोड़ा सा काम इन्होंने 3-4 काम ऑटोमेट करके दिखाए, डिपार्टमेंट के हेड बन गए। और फिर इसके बाद क्या होगा, इनके CEO के भी कुछ फीडबैक थे जो मुझे इन्होंने सुनाए। तो ये काम उन्होंने डीप लर्निंग टीम को दिया हुआ था, अब वो 2 वीक 3 वीक या में भी महीना हुआ हमें नहीं पता, तो उन्हें अच्छा खासा टाइम लग रहा था, लेकिन वो अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाए। और वही काम इखलास ने, ये काम कितनी देर में किया इखलास? सर ये काम मुझे रात को इस बारे में बताया गया था, कोड मुझे रात को दे दिया गया था, और मैंने सुबह तक उनको तकरीबन 1.5 घंटे में हो गया था। 1.5 से 2 घंटे में। तो वो काम आप सोचें ना, जनरेटिव AI या एजेंटिक AI आपके काम की स्पीड को कितने एक्स फास्ट कर, मतलब मॉडल बनाना, उसकी टेस्टिंग करना, वैल्यूएशन करना इंतहाई मुश्किल तरीन काम था, और आज काम कितना आसान हो गया, ठीक है। तो इस तरह आपने चीज़ों को अडॉप्ट करना है। और फिर जंगल में मोर नाचा किसने देखा, प्रॉब्लम ये चीज़ें आप लोग सीख रहे हैं, सारी चीज़ें मैं भी, आप प्रोजेक्ट भी बनाते हो, लेकिन किसको पता, किसको नहीं पता। तो इखलास तुम्हारी कंपनी में तुम क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे ज्वाइनिंग वगैरह? अच्छा, तो मेरी कंपनी में जितने भी अभी लड़के हैं ना, वो उनको एजेंटिक AI अभी देखा जाए ना तो मार्केट में किसी को भी ज़्यादा किसी को पता नहीं कि एजेंटिक AI है क्या। लोग अभी तक जनरेटिव AI को ही एजेंटिक AI समझ रहे हैं, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है, बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो उन्होंने भी जो हायरिंग की है एजेंटिक AI के काम के लिए, उन्होंने वो मशीन लर्निंग, वो डीप लर्निंग, या जिसने किसी ने ओपन AI से एक आध कोई छोटे मोटे रिस्पॉन्स कर रखे हो तो उनको हायर किया हुआ है। तो फिर अभी जब मेरी बात उन लोगों से हुई, तो जब मैंने बताया कि सारे काम, मतलब जाहिर सी बात है टीम लीड कर रहा हूँ, तो सारी टीम की इन्फॉर्मेशन, किसको कितना काम आता है, क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें मुझे बतानी पड़ती हैं उनको। तो उनको मैंने वो चीज़ें बताई हैं।
और साथ में मैंने ये भी एक मशवरा दिया था कि अगर एजेंटिक एआई के ऊपर पार्ट पे आपने काम करवाना है और जिस तरीके से हमारे पार्ट पे काम हो रहा है कि उसमें टाइप स्क्रिप्ट भी है और पाइथन भी है, क्यूएआई और एमसीपी वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो ये सारे पार्ट जो है ना एक कोर्स के अंदर पीआईआईसी और जीआईआईसी में पढ़ाए जा रहे हैं। तो उनको मैंने ये सजेस्ट किया था कि वो पीआईआईसी और जीआईआईसी के जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके ऊपर फोकस करें, क्योंकि अभी उनको मज़ीद इंटर्न के लड़के चाहिए और वो अपनी टीम आगे मज़ीद बढ़ा रहे हैं थोड़े से। अभी अभी तो एक 2-4 प्रोजेक्ट अभी इनके चल रहे हैं ना, अभी 3-4 बड़े प्रोजेक्ट्स और हैं जो आगे स्टार्ट करने हैं उनको। तो उसके लिए अभी ये इंटर्न्स और जूनियर पोजीशंस ये अभी ढूंढ रहे हैं मार्केट में। तो उनको मैंने यही मशवरा दिया है कि वो पीआईआईसी या जीआईआईसी देखें। अब वो देखेंगे कहाँ पे? वो देखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो लिंक्डइन में देखेंगे या किसी सोशल मीडिया वगैरह वहीं से ही देखेंगे कि कौन कितना काम कर रहा है। अब जब तक आप लोग अपनी चीज़ें लगाएंगे नहीं, आप लोग अपने प्रोजेक्ट बना के लगाएंगे नहीं, तो उनको कैसे पता चलेगा? या कोई भी दूसरी कंपनी अगर कोई एजेंटिक एआई डेवलपर फाइंड कर रही है तो उनको कैसे पता चलेगा? मार्केट में काम बहुत है एजेंटिक एआई का भी, ठीक है। बाहर से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे काम दे रहे हैं और यहाँ के भी कुछ लोगों ने स्टार्टअप अपने शुरू कर दिए हैं, काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन उनको डेवलपर्स नहीं मिल रहे सही। वो एजेंटिक एआई के नाम पर उनको कोई मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के ही डेवलपर्स मिल रहे हैं। तो अभी तो किसी का यही कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है कि एजेंटिक एआई क्या है। बहुत कम लोगों को पता है कि एजेंटिक एआई क्या है, ठीक है। वो जनरेटिव एआई और वो बस एक मशीन लर्निंग डीप लर्निंग इसी को समझते हैं कि कंप्लीट एआई यही है। अच्छा, तो ये चीज़ें तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? भाई जो भी काम करो आप लोग लाजमी उसे लिंक्डइन और जो भी सोशल मीडिया पे आप मौजूद हो वहाँ पे शेयर करें, ताकि लोगों को पता हो कि यार एजेंटिक एआई के बारे में एक इमेज बन जाए कि यार यही बंदा पोस्ट डालता है, इसी को सबसे ज़्यादा आता है। तो जब भी वो कहते हैं ना कि कोई भी काम सीखें, उस काम में इतनी महारत हासिल करें कि जब भी उस काम का नाम लिया जाए तो लोगों के जहन में आपका नाम है, तो आपका नाम भी उस काम के साथ लाजमी लिया जाए। तो उसका तरीका यही है, काम करते जाएं और सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे ट्विटर वगैरह पे आप शेयर करें, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ, अशारे हमारे स्टूडेंट हैं, अभी गवर्नर हाउस में पढ़ा भी रहे हैं, तो उन्होंने अभी ऑलमोस्ट अच्छे खासे डॉलर का ना $5000 प्लस का कोई प्रोजेक्ट किया है और वो उन्हें ट्विटर से मिला। तो जो भी यानी वो काम, अच्छा उन्होंने भी एमसीपी और ब्लॉकचेन, एमसीपी प्रोटोकॉल को ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट किया, तो उन्होंने छोटा सा काम किया, इतना मुश्किल नहीं। और यही सेम काम अभी इखलास ने इनको यानी टीम को काम मिला था, डेडलाइन कब तक की थी जो एमसीपी के साथ आपने किया है और क्या काम था वो बताएं थोड़ा सा। अच्छा, काम ये था कि कोई भी जैसे एक प्रॉब्लम है मार्केट में कि सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर एक एम्प्लॉय है 10 साल तक काम करता है, या एक लीड डेवलपर है, ठीक है, वो 10 साल तक काम करता है, मैनेजर है 10 साल तक काम करता है, अचानक वो रिज़ाइन करता है, चला जाता है। पिछले 10 साल में उसने कितने प्रोजेक्ट्स किए, उसने क्या क्या काम किए, क्लाइंट से क्या बातें की, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। जैसे आप कोई मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो गूगल मीट वगैरह पे होती हैं मीटिंग्स, और कोई भी कोड वगैरह पुश हुए, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह कोड में आई थी उसको सॉल्व की, किसने सॉल्व की, ये सारा डेटा हमारा गिटहब पे जाता है। तो वो काम ये करना था कि उन सारी चीज़ों को ना एक जगह पे करके एक चैटबॉट के ज़रिए, यानी कि जो भी एम्प्लॉय आपका जा रहा है उसका एक क्लोन बनाना है कि हम उससे पूछ सकें कि बताओ कि तुमने क्या काम किया था, ये वाले प्रोजेक्ट में क्या चेंजेस की थी, ये वाले इश्यू सॉल्व हो गए थे, किस तारीख को ये काम हुआ था। तो वो सारे काम करने थे, उसके लिए गिटहब है और स्लैक की चीज़ें, जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर, जो जो टूल्स यूज़ होते हैं, तो वो एमसीबी ने पहले से ही हमें प्रोवाइड करके दिए हुए हैं, अपने सर्वर्स उन्होंने बनाए हुए हैं। सर्वर्स के अंदर सारे टूल्स मौजूद हैं, बस मैंने क्या किया था कि वही उन्हीं टूल्स को मैंने यूज़ किया और एक सेपरेट चैटबॉट के साथ कनेक्ट किया। मुझे उसमें कनेक्टिविटी करवानी है टीम्स में और स्लैक के अंदर कनेक्टिविटी करवानी है, तो वो मैं कनेक्टिविटी करवा दूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि एलएलएम उसमें एलएलएम लगे हुए होते हैं और एलएलएम के साथ मुझे कनेक्ट करवाना है। स्लैक ने अपनी डॉक्यूमेंटेशन भी दी हुई है, उसके एलएलएम के साथ मुझे कनेक्ट कर देना जो कुछ भी मैंने एमसीपी पे बनाया हुआ है। तो इसकी जो डेडलाइन थी वो मुझे बताई गई थी कि 15 अप्रैल तक आपने ये वाला पार्ट, मतलब ये एक पार्ट था, इसके बाद और भी आगे मज़ीद पार्ट थे, तो ये काम कंप्लीट करना था। और ये ऑलमोस्ट ये काम हो चुका है, एक आध इंडिकेशन छोटी सी रह गई है, ठीक है, वो तकरीबन समझ लें कि हम कल परसों तक उसको फाइनल कर देंगे, ये काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की इस प्रोजेक्ट में आपने?
अच्छा, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने MCP इस्तेमाल किए और इसके अलावा हम अभी जब इंटीग्रेशंस वगैरह पे जाएंगे तो हम इसके अंदर QUI का इस्तेमाल करेंगे। QUI या LangGraph अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, तो जिसके ऊपर MCP की इंटीग्रेशंस हमें मिल जाएंगी। LangGraph पे हमने रिसर्च की है तो उसके ऊपर नज़र आई है, तो LangGraph ही है। अगर QUI पे मिल जाएगी तो QUI फिर हम यूज़ करेंगे। तो ये दो चीज़ें हैं, और इसके साथ मैंने जो मॉडल्स अगर हम यूज़ करेंगे वो DeepSeek के मॉडल यूज़ करेंगे क्योंकि वो कॉस्ट एफिशिएंट है, तो DeepSeek का मॉडल इसमें इस्तेमाल होगा। अजान हो जाए उसके बाद रिज्यूम करते हैं। अजान के बाद जब ये सारी चीज़ें एक्सेल फाइल में रख के आप उससे चैट नहीं कर सकते। बिल्कुल। देखिए, डेटा किसी भी फॉर्म में मैनुअल आप अरेंज करके दें, किसी भी मेन चीज़ है डेटा अरेंज करके दे रहे हैं, वो उसका नॉलेज बेस बन जाता है और फिर वो उसके वैल्यूएट क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनुअल करके भी कर सकते हैं, पॉसिबल है। ठीक है, तो जो भी आप आर्किटेक्चर सोच रहे हो बिल्कुल पॉसिबल है, फिजिबल है। ओके दोस्तों, तो हमने ये देखा कि यार छोटी छोटी चीज़ें सीखते हुए आप कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम कि सिर्फ 12 दिनों में 3 से 4 प्रोजेक्ट जो है वो एक क्लास ने डिलीवर कर दी, जिसकी बेस पे पूरे डिपार्ट का उसे हेड बना दिया एजेंटिक AI का, और उसके अंडर में पूरा पूरा यानी डिपार्ट क्या हो रहा है, अंडर डेवलपमेंट है। अच्छा, फिर क्या है, इनके CEO ने बहुत अच्छे यानी फीडबैक दिए हैं। अभी पाकिस्तान भी आ रहे हैं, जर्मन बेस है, अभी फिलहाल ₹5 में सैलरी, लेकिन जब स्टार्टअप इंटरनेशनल लाइक काम कर रहा है तो सैलरी जो है वो कन्वर्ट भी हो जाएगी इसके अंदर डॉलर्स के अंदर होना चाहिए, वरना जो भी रेट चल रहा है इन्फ्लेशन आप सोचते हैं, तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। अरे तमाम लाइक जो भी वर्कर है उनको जाना पड़ता है। जब आप बहुत अच्छे काम डिलीवर करते हो तो दुनिया में कहीं भी बैठे हो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अखलास को इंस्टीट्यूट भी मिलने के यार काम जब हो रहा है, ठीक है, जब मीटिंग्स वगैरह हो तो आप आ जाएं, अदरवाइज आप घर से काम करें, और क्या चाहिए। तो सब कुछ पॉसिबल है बशर्त कि आप राइट डायरेक्शन पे चलते हुए चीज़ें डिलीवर करने लग जाए। सोचें, आइडियाज़ पे सोचें। तो मेन चीज़ आपके आइडियाज़ हैं, आप आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करें, बहुत सारे आप स्टार्टअप बना लेंगे, और मेरी दुआ है कि आप यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनाएं। तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप आप बना सकते हैं। आदिल भाई हमारे पास मौजूद हैं, कल मुझे कह रहे थे पता नहीं कितने $1 मिलियन हैं सर, जो कि कोई गोरा है, और वो कह रहा है कि आइडियाज़ लाओ, मैं देने को तैयार हूँ। आदिल भाई कितने? $15 मिलियन, $15 मिलियन। ठीक है, 10 लाख का 1 मिलियन, तो 1.5 मिलियन। वो और क्या चाहिए यार, टीम भी बनाना चाह ले आए ना आदिल भाई, हमारे पास ही है, बनाते टीम पे। ठीक है, तो कर अच्छा उस देखें आइडियाज़ चीज़ें बेतहाशा मौजूद। आप देखें ना, एक आइडिया आपको मिल गई कि रिक्रूटमेंट सिस्टम जो है उसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन सिस्टम को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। बेतहाशा आइडियाज़ शुरू में ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, जो जहन में आ रहा है छोड़ो, दिमाग में जो कुछ आ रहा है कि भाई हवाओं से खाना पीना ये सब कुछ निकल सकता है, जो आइडिया आ रहे लाएँ तो क्या पता इम्प्लीमेंट कर पाए। मनो सलवा भी तो उतरता था ना, तो जब वो चीज़ें थी पॉसिबल हैं तो आप आइडियाज़ सोचें, पॉसिबल कोशिश करें।
ठीक है, तो जो फिजिबिलिटी है वो पॉसिबल आप कर सकते हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया है, जो सोचता है वो कर लेता है। आप देखें ना, रॉकेट को यानी एलन मस्क ने छोड़ के स्पेस एक्स वापसी भी उतार दी, दुनिया में पहले कोई सोचता ही नहीं, ठीक है। और भी अभी जो लाइक बायोनिक आई वो बना रहा है, तो उसकी यानी सिंपल ये है कि विजन का जो आपका ब्रेन का पार्ट होता था, अगर वो ख़राब है तो आपकी विजन सही नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रेन को सिग्नल जो है वो दिमाग के पास जाता है, दिमाग वो चीज़ को विजुलाइज करता है। तो आँखों की यानी प्रॉब्लम होती थी, अगर आपका डोनर भी है, पूरी आँख सही वाली भी आप लगा लें, तो आपका विजन जब तक यानी क्लियर नहीं होगा जब तक कि आपके ब्रेन जो सिग्नल रिसीव करता है वो परफेक्ट ना हो। अच्छा, तो आई की जितनी भी ट्रीटमेंट हो रही थी वो लाइक अपर लेवल पे हो रही थी कि आँख के यानी आउटसाइड पे जो भी चीज़ें या इंटरनल जो भी चीज़ें वो सेट हो रही, ब्रेन साइड के ऊपर डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। तो एलन मस्क ने ब्रेन साइड के ऊपर एक चिप बनाई है जो कि प्रोसेस कर रहा है, जो ब्रेन के लिए सिग्नल क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से वो विजन जो है कि अब आपकी जो आँख डेटा रिसीव कर रही है वो आप देख पाएंगे। तो दुनिया में ऐसा सोचो जो किसी ने ना सोचा। तो मेन चीज़ सोचना और फिर उसके ऊपर रिसर्च में लग जाओ कि क्या ये पॉसिबल है, तो कर सकते हैं, हर चीज़ पॉसिबल है। तो बिलीनियर मैं ये चीज़ें मायने नहीं रखती। ज़िंदगी में हमेशा याद रखिएगा कि आपने कम्युनिटी को क्या दिया, रहती दुनिया तक आप जब तक याद रखे जाएंगे जब आप दूसरों के लिए कुछ करें। जिन लोगों ने अपने लिए किया है आज वो पता नहीं कहाँ लाइक दफ़ा नहीं कर, कोई जानता भी नहीं, लेकिन दुनिया के लिए जिन लोगों ने किया है, कम्युनिटीज़ के लिए जिन लोगों ने किया है, आज तक उन्हें याद रखा जाता है, ठीक है। तो कोशिश करा करें, डॉलर्स वगैरह सारी चीज़ें ज़िंदगी में आएंगी, बहुत आएंगी, लेकिन जब आप अपनी सोच को देने वाला बना देंगे कि यार मुझे दुनिया को कुछ देना, मुझे अल्लाह की मखलूक के लिए कुछ करना, तो फिर देखें आपके रास्ते कैसे हमवार होते हैं। अच्छा, सिर्फ सोचना नहीं है भाई, सोच के साथ इम्प्लीमेंटेशन होती है, ठीक है। आप सब बहुत नेक हैं, सब बहुत अच्छी अच्छी सोच रखते हैं, तो सिर्फ सोचने की हद तक नहीं होता, हर इंसान सोच के मुताबिक शायद फरिश्ता है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है ना, वहाँ पे आप अब वो अब सबके अलग अलग पर्सन है ना, मैं 0% नहीं किया, अपने अपने पर्सन के हिसाब से आप पोटेंशियल के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इन तमाम चीज़ों का पर्पस ये है कि भाई काम बेतहाशा है, आपको अगर ज़रा सा भी काम आता है ना, आप अपनी मकाम, अपनी पोजीशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बना सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो करंटली आप काम कर रहे हैं, अभी 4 क्लास लेने के बाद जो एजेंटिक आई की अगर ऑनलाइन आपने ली थी लास्ट तक, तो आप सारी सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हैं, आप अपना पर्सोना बना सकते हैं, हर चीज़ को कंप्यूटर बेस्ड जितनी चीज़ें आप ऑटोमेट कर सकते हैं। तो करने की कोशिश की नहीं करें, आपकी जो भी जॉब है, आप जो भी ऑफिस में जाके काम करते हैं, अपना पर्सोना बनाए, अपना एजेंट बनाए, वो एजेंट आपके बिहाफ में काम करे, आप बस जाएं और एक ईमेल, वो ईमेल भी खुद कर देगा, लेकिन आप एक रिव्यू ह्यूमन द लूप होना चाहिए। तो फाइनल जो आपकी ईमेल हो आप गो थ्रू करें, वैलिडेट करें 2-3 दिन कि आपके मुताबिक सही काम कर रहा है, जहाँ गलती आ रही है उसको बताओ क्या ये गलती आ रही है, फिर देखो वो सही करता है, फिर 1-2 दिन और वैलिडेट करो, फिर उसके जब 3-4 दिन आपने या 1 हफ्ता या 1 महीना वैलिडेट कर लिया, रिजल्ट सही आ रहा है, फिर सबके सामने आप ले आए, देखें मैंने ये सिस्टम ऑटोमेट कर दिया, ये मेरे पास डेटा मैंने इतनी दफ़ा वैलिडेट किया, ये यूज़ किया है, और आप इसको चेक कर। तो मीन्स फिर आप देखेंगे क्या, फिर आपके अप्रेजल वगैरह कितने अच्छे अच्छे लगे। अप्रेजल को छोड़ें, आप हेड भी बन सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है ना, कुछ करके देखो। नॉर्मल वर्कर आ रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं और जा रहे हैं, कंपनी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किस चीज़ को ऑटोमेट कर रहे हैं, किस चीज़ को आसान कर रहे हैं। तो जो लोग आसान करते हैं वो हेड बन जाते हैं, जो चीज़ आसान नहीं करते, सिर्फ पैसों की गर्ज से जाते हैं और वापसी आ जाते हैं, तो वो फिर किसी के अंडर में काम करते हैं। तो भाई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना पड़ेगा, जिस फील्ड में ऑटोमेट करें। लास्ट टीचर है, टीचिंग कर रहे हैं, आपकी जितने भी असाइनमेंट आ रहे हैं, पेपर्स आ रहे हैं, मैनुअल चेक करते हैं, मैं पर्सोना बना दें, OCR का भी इन्होंने वो दिया हुआ टूल, उसके तहत कैमरे के सामने आपने किया, उसमें तस्वीर कैप्चर किया, क्वेश्चन नंबर 1 उसका सोल्यूशन देखा, उसका आंसर बता दिया। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो आप कॉपी मैनुअल चेक कर रहे हैं वो एजेंट चेक करें, आप क्यों चेक करें? क्यों इतना टाइम इंसान के पास आ गया कि इतनी स्ट्रगल करना, तो वो करते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये है कि अब हर चीज़ को ऑटोमेट करने का आपने सोचना है। सर्जिया ने कुछ प्रोजेक्ट्स बताए, AI एजुकेशन सिस्टम पे हम पर्सनलाइज एजुकेशन सिस्टम बना रहे हैं, हम
सोशल मीडिया को क्या नाम है ऑटोमेशन की तरफ लेके जा रहे हैं कि आपकी पूरी प्रोफाइल जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आपके प्रोफाइल के मुताबिक चीज़ों को मैनेज करें। एक और हम लोग बना रहे हैं एजेंटिया वर्ड कि जो एजेंट्स हम बना रहे हैं एमसीपी प्रोटोकॉल के तहत इसको किसी भी कंपोनेंट बना के रखें, टीचर, असिस्टेंट, मैनेजर, हमारे पास क्या बने हुए पर्सोनास बने हुए। किसी भी शख्स को कोई भी चीज़ चाहिए उसने सिर्फ बटन दबाना है, उसके सिस्टम में वो इंटीग्रेट हो जाए, अब वो आपका काम करना स्टार्ट कर दे। तो ये आपके एमसीपी प्रोटोकॉल के ज़रिए ये काम भी किए जा सकते हैं। तो इस तरह एजेंटिया वर्क, तो मुख्तलिफ आइडियाज़ को सोचें और उसके ऊपर लाइक रिसर्च करें और फिर हल्का फुल्का काम करना स्टार्ट करें। एक छोटा सा भी प्रोटोटाइप आपने बना लिया और दुनिया को आप दिखाएं, ठीक है, तो अच्छा खासा फंड रेस कर सकते हैं। वाई कम्बिनेटर के पास जा सकते हैं। आदिल भाई लाइक $15 मिलियन इनके लाइक जो भी बंदा है वो देने चाह रहे हैं, तो भाई आइडियाज़ तो लाएं। लोग पैसे एजेंटी के आई पे लाइक लुटाने को तैयार हैं, आप लूटने वाले तो बने, तो जब भी बनेगी जब आपके पास अच्छे आइडियाज़ हैं। तो सोचो इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें प्रॉब्लम्स को फाइंड करें और उनके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, वो सॉल्यूशन हम एजेंटी के आई से बनाएं। तो छोटी सी चीज़ के आपने सॉल्यूशन बना दिया ना, आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर मेहनत करना स्टार्ट करें। अच्छा, अब हम थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ आते हैं। अच्छा, अब देखिए सारी चीज़ आपने ऑनलाइन पढ़ ली, तो अब हम क्या करेंगे, फास्ट ट्रैक में चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि अब रिमेनिंग 1 घंटा ही है। और मैं अब वो थ्योरेटिकल बात क्रू एआई इतनी डिटेल में एक एक चीज़ समझाता हुआ आ रहा हूँ यार, ठीक है। तो हमारी 13 क्लासेस हो गए, जब 13 क्लासेस में जो जहन में नहीं बैठा तो आज 1 घंटे में मैं कैसे बिठा सकता हूँ। तो मीन्स आइडियाज़ के ऊपर आज हम डिस्कशन करते हैं, चीज़ें देखते हैं और फिर आप लोग अपने अपने जो भी रोल्स आप काम कर रहे हैं उसको ऑटोमेट करेंगे। आपके टारगेट्स, आप जो भी जॉब कर रहे हो उस जॉब को ऑटोमेट करना है। सबसे पहले अपने लिए आसानी करें, दूसरों के लिए आसानी जब पैदा करेंगे जब अपने लिए आसानियाँ होंगी। आप खुद फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो किसी की फाइनेंशियली आप कैसे हेल्प कर सकते, कर ही नहीं सकते। तो जब तक आप फाइनेंशियली और मेंटली सकून में नहीं आते तो आप कोई इनोवेशन नहीं कर सकते, ठीक है। वो जहन में ये चलेगा यार बिल आने वाला, बच्चों की फीसेस देनी है, तो सिर्फ ये आइडियाज़ नहीं चलेंगे आपके जहन में, जो चलेंगे सिर्फ वो सिर्फ एसेंशियल जो चीज़ है ना वो चलेगी। और जब आप लाइक 1 साल 2 साल का जो बजट है ना अपनी फैमिली का मैनेज कर लें, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल का बजट है और अम्मी के हवाले भी करते हैं। खुदा न खास्ता कुछ होता है तो सारा बजट जो उनकी लग्जरी लाइफ चली वो चलती नहीं है सब। तो मीन्स अब मैं वॉलंटियर काम करूँ, कुछ भी काम करूँ, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो अब मैं पैसों के लिए काम नहीं कर रहा, पर्पस क्या है कि यार कुछ डिलीवर कर सकें, कुछ कम्युनिटी के लिए कर सकें। तो ये लेवल जब आपके पास आता है कि जब आप मेहनत करते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग यानी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ज़्यादा नहीं, एजेंटिक एआई इतनी इम्पॉर्टेंट दुनिया के लिए हो गई है कि आपको बिलियनियर बना दे, लेकिन उसके लिए शर्त है ना कि पहले आप इससे इश्क करें, फिर ये इश्क के तकाजे पूरे करेंगे एजेंटिक एआई। तो आप कह रहे हैं कि एजेंटिक एआई से इश्क कर रहे हैं और टाइम दे रहे हैं, दोस्तों कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो एजेंटिक एआई को टाइम देना स्टार्ट करें। अच्छा, अब हम काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ एपीआई कीज मैंने सेट कर दी। ये गूगल कॉलम के ऊपर भाई जो रेपो है ना ऑलरेडी मैंने डाल दी। तो अगर आप पैनावर्सिटी के ऊपर आए, लर्न एजेंटिक एआई 06B क्रू एजेंट, और यहाँ पे है आपके पास क्रू एजेंट टास्क यानी कोड एग्जाम्पल क्रू एजेंट। अच्छा, ये तो वो सारे प्रोजेक्ट हैं जो ऑनलाइन करवाए। थोड़ा सा बाहर आते हैं, ऑगमेंटेड एलएलएम देखते हैं। ऑगमेंटेड एलएलएम के अंदर दिख रहा बाहर, अच्छा ऑगमेंटेड 05 ऑगमेंटेड एलएलएम के अंदर, अच्छा 06B क्रू एआई, और उसके अंदर क्या है 05 ऑगमेंटेड एलएलएम। ये लास्ट के अंदर ये जो जुपिटर अभी मैं कोड करवाने वाला हूँ ये पढ़ी, ठीक है। तो इसको फाइंड कर दिया। अच्छा, आप मोबाइल के ऊपर खोलें, जिस पे खोलें कोड आप उसको चला सकते हो, कीज़ वगैरह पास करना पड़ेगी। तो मैंने सबसे पहले कीज़ सेट कर दी गूगल जेमिनी की और ओपन एआई।
ओपन एआई की ना भी करूँ तो अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो इसलिए मैंने इसकी भी इनेबल कर दी। ओके, तो कीज़ इनेबल हो गई। फिर उसके बाद हमने क्या किया, क्रू एआई ये कोर होती है, और क्रू एआई टूल्स जो आज हम पढ़ेंगे, टूल्स एडिशनल चीज़ों से कनेक्टिविटी के लिए टूल्स लिखेगा एसक्यूएल के लिए। इसी तरह आपकी वर्ड फाइल से, एक्सेल फाइल से, सीएसवी फाइल से, आपके फोल्डर से, फाइल से, इंटरनेट सर्च से, किसी भी चीज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए क्या लिखे जाते हैं, टूल्स। तो इसने क्यूआई टूल किट और लैंग चैन की जो टूल किट है उन दोनों की इंटीग्रेशन करी है। तो जब भी कोई नया टूल आता है ये लोग लिखते हैं तो आप हर दफ़ा अपने टूल्स को अपडेट कर दिया, तो कोई भी नया टूल आप भी बना के कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टूल्स बने हुए, आपने क्या किया, पिप इंस्टॉल क्यूआई कोर स्पेस क्यूआई टूल्स, दोनों चीज़ें क्या कर ली, इंस्टॉल कर ली। अच्छा, इंस्टॉलेशन के बाद हम आगे काम करते हैं ना, ये तो इंस्टॉलेशन होती नहीं। हम चाहें कि आपकी गूगल कोलैब के ऊपर क्यूआई चलना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्यूआई का कोड चला ही नहीं सकता, क्योंकि एसिंक्रोनस उसका क्या आता है, रिजल्ट आता है, यानी कोड चलता हो सकता है 3 सेकंड में हो जाए, हो सकता है 50 सेकंड में। तो एसिंक्रोनस का मतलब है जब वो कोड कंप्लीट होगा, जब रिजल्ट होगा। तो एसिंक्रोनस फंक्शन को चलाने के लिए नेस्ट एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट ये लाइब्रेरी का नाम है, बाय डिफॉल्ट क्यूआई के साथ इंस्टॉल हो जाती है। तो आपने कहा इसके अंदर अप्लाई का फंक्शन होता है, ये सिंपल कोड चला दो। आप जुपिटर के ऊपर या कोलैब के ऊपर क्या चला सकते हैं दोस्तों, क्रू एआई को चला सकते। अच्छा, हमने एक सिंपल सा फ्लो बनाया। सिंपल सा फ्लो में आपने कहा कि पहला फंक्शन ये चलेगा, दूसरा फंक्शन ये चलेगा। क्रू एआई का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, किक ऑफ किया, तो जैसे मैं कोड चलाता हूँ तो क्रू एआई यहाँ पे सक्सेसफुली उसका फ्लो का जो फीचर है हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, सबसे सिंपल कोड। अच्छा, ये हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। माई फ्लो बनाया, फ्लो क्लास इंपोर्ट कराया, उससे एक्सटेंड किया है, डेकोरेटर इस्तेमाल किया है। इससे हमने बताया कि पहला फंक्शन ये चलेगा स्टार्ट, जब ये फंक्शन चल जाता है लिसन का डेकोरेटर चलता है, जो कि इंतजार करता है फंक्शन 1 का। जब फंक्शन 1 चलता है एसिंक्रोनस, तो फिर फंक्शन 2 चलता है। तो ये सारे फंक्शन यहाँ पे चल गए, ऑन किया गया, जो भी प्रोसेस आपने करवाए होंगे वो हो जाएंगे। तो सिंपल कोड, ठीक है। नेक्स्ट लेवल पे चलता है, हमने एक एलएलएम बना ली, लाइट एलएलएम। तो हमारे पास क्यूआई के अंदर एलएलएम की क्लास है जिसके अंदर 2 चीज़ें पास की जाती है, याद है, लाइट एलएलएम में 2 चीज़ें पास करते हैं, वो क्या क्या होती है, एलएलएम यानी मॉडल का नाम, और दूसरा उसकी एपीआई कीज। अच्छा, यहाँ पे मैंने एपीआई कीज नहीं डाली गूगल जिमिनाई की, उसकी वजह हमने टॉप के ऊपर एनवायरनमेंट वेरिएबल पे सेट कर दिया। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल पे जब आप कीज सेट कर दो तो बाय डिफॉल्ट वहाँ से उठा लेता है लाइट एलएलएम। तो लाइट एलएलएम ने या क्यूआई ने बाय डिफॉल्ट वहाँ से गूगल जिमिनाई एपीआई कीज उठा ली। तो आपका मॉडल क्या काबिल हो गया सवाल के जवाब देने के, आपने कॉल करके चेक कर लिया, तो जब आपने सवाल किया उसमें उसका जवाब दे दिया। तो यहाँ पे एलएलएम सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ है या नहीं जी दोस्तों, सक्सेसफुली यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अच्छा, फिर हमने क्या किया, एम्बेड रैक सिस्टम, याद है आपको, प्रोजेक्ट हमने किया था पूरा, टूल कॉलिंग, रैक सिस्टम और फाइन ट्यून। आपके प्रोजेक्ट भी थे ना, कितने लोगों ने प्रोजेक्ट कर लिया, 3 से 4 लोगों ने भाई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने नेक्स्ट क्वार्टर से पहले पहले कर दिया, ठीक है। 4 या 5 लोगों ने हैंड रेस किया, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट में आपने क्या किया था, सबसे पहले रैक सिस्टम बनाया था, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। आपने टेक्स्ट के साथ भी एम्बेडिंग बनाई थी, आपने इमेज के साथ भी एम्बेडिंग बनाई थी फेसनेट के जरिए, और आपने ऑडियो के साथ भी देखा था ऑनलाइन क्लास के अंदर कि एम्बेडिंग कासिम की वॉइस को रिकग्नाइज करता है। तो एम्बेडेड जो होता है वो भी कोई ना कोई प्री ट्रेन मॉडल होता है। तो हमने गूगल का ही प्री ट्रेन मॉडल है एम्बेडिंग के लिए, मॉडल टैक्स एम्बेडिंग 004, उसको इस्तेमाल कर, उसमें भी कीज वगैरह डालनी है। तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन किस में पास कर दी है, एक वेरिएबल। अब जहाँ भी एम्बेडेड की मुझे कॉन्फ़िगरेशन पास करनी होगी वहाँ पे पास कर दूँ, ज़िंदगी आसान कर दी। वहाँ पे हर दफ़ा ये पूरी डिक्शनरी लिखना पड़ता है। तो उस पूरी डिक्शनरी लिखने से बेहतर नहीं कि मैं एक जगह वेरिएबल बना दूँ, जहाँ इस्तेमाल करना हो वहाँ पे प्लेस होल्डर इस्तेमाल कर दूँ, ठीक है। वहाँ पे पूरी डिक्शनरी प्लेस हो जाएगी। ऐसा ही वेरिएबल का काम यही होता है ना। तो आपने एक वेरिएबल बनाया जिसमें आपने एम्बेडेड गूगल का सेट कर दिया।
हम टैक्स बेस्ड एक काम करते हैं। हमने क्या किया, एक टैक्स लिखा, यूज़र नेम मोहम्मद कासिम, एज लिख दी और उसके जो भी यानी डेजिग्नेशन है वो यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक एजेंट बनाया, एजेंट की ऑब्जेक्ट एजेंट क्लास कॉल की जो हमने ऊपर से इंपोर्ट की हुई, यहाँ से ये देखिए क्यूआई से डाले। तो एजेंट के अंदर रोल बताते हैं, गोल बताते हैं और बैक स्टोरी। तो रोल, गोल और बैक स्टोरी, ये लास्ट 3 वीक्स हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो एजेंट का रोल होता है, गोल होता है और बैक स्टोरी होती है। तो हमने यहाँ पे इन तीनों का मतलब उसका पर्सोना बता दिया कि वो क्या है, मैनेजर है, वो क्या काम करेगा, उसको कितने साल का एक्सपीरियंस, सब कुछ यहाँ बता। यहाँ पे हमने वर्बोस क्या किया हुआ है, ट्रू, जो भी एक्स्ट्रा काम करेगा दिखेगा। डेटा या कोई भी काम एक दूसरे को डेलीगेट कर सकता, हमने क्या किया हुआ है, फॉल्स, ये अपना काम खुद करेगा, किसी और एजेंट के हवाले नहीं करेगा। यहाँ पे जो LLM इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा है, LLM1 कौन सा है, गूगल जेमिनी, ठीक है। तो LLM1 जो एजेंट है यहाँ पे पास हो गया। तो हमारा एजेंट ओपन एआई के बजाय किसको इस्तेमाल करेगा, गूगल जेमिनी, फ्री वाला, मतलब पैसे लगाना पड़ता है। टास्क क्या है इसकी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द यूजर। क्या चीज, कहाँ पे, नहीं वो तो यमल के अंदर लगता है ना। तो डायरेक्टली भी हम क्लास के अंदर ही की वैल्यू पेयर पास कर सकते हैं, 2 तरीके। तो या तो यमल फाइल में जब आप डालेंगे जब आपको ग्रेटर देन और माइनस ग्रेटर देन लगता है, लेकिन जब आप डायरेक्ट लिखते हो तो स्ट्रिंग में लिखते हो, तो आप डायरेक्ट वाले काम से करो। तो पहला एजेंट बनाया, उसकी टास्क बता दी, वो सवाल के जवाब देगा रिगार्डिंग यूजर, ठीक है। वो क्या करता है, यू नो एवरीथिंग अबाउट द यूजर, यू आर द मास्टर एट अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड देयर प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो ये आपने इसका गोल और बैक स्टोरी बता दी। एजेंट का नाम क्या है, एजेंट का नाम क्या है, अबाउट यूजर, नाम जो चेंज करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी टास्क क्या होगी, ये आंसर करेगा जो भी यूजर से रेलेवेंट क्वेश्चंस हमारे पास प्लेस होल्डर में आएगा। तो हम क्रू के अंदर ही इसको पास करते हैं। तो हमने क्या किया, क्रू की क्लास बनाई, मेमोरी ट्रू करना भाई ज़रूरी थी, उसकी वजह क्योंकि ये बैटिंग वगैरह इस्तेमाल करके जितनी भी इंफॉर्मेशन है मोहम्मद कासिम से रेलेवेंट स्ट्रिंग में, इसको वेक्टर डेटाबेस में लगता है। तो वेक्टर डेटाबेस में कन्वर्ट करने के लिए हमने मेमोरी क्या कर दी, ट्रू। अच्छा, एजेंट वही है, टास्क वही है, वर्बोस वही है, सीक्वेंशियल प्रोसेस वही है, एडिशनल 2 और पैरामीटर पास है। पहले का नाम क्या है, नॉलेज सोर्सेस। नॉलेज सोर्स अभी जो आपने कन्वर्ट करी है स्ट्रिंग सोर्स, जो कि आपने स्ट्रिंग नॉलेज सोर्स क्लास से कन्वर्ट की। और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और आपको यहाँ दिखाऊँ टॉप के ऊपर नॉलेज, ठीक है, तो नॉलेज स्ट्रिंग टैग से कन्वर्ट की जा सकती है, स्ट्रिंग नॉलेज सोर्स। नेक्स्ट देखते हैं डॉक लाइन, तो डॉक लाइन क्लास से कोई भी इंटरनेट यूआरएल से कन्वर्ट की जा सकती है, रैक सिस्टम बना लेंगे आप। टेक्स्ट फाइल, तो टेक्स्ट फाइल से कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल, तो पीडीएफ से कर लें। डेटा फाइल यानी सीएसवी फाइल, कॉमा सेपरेट फाइल से कर सकते हैं। XLSX एक्सेल शीट से कर सकते हैं। और क्या है इसके अलावा, जेसन फाइल, जेसन से कर सकते हैं। और वापसी स्ट्रिंग। अच्छा, तो आप देख रहे हो कि जो भी आप नॉलेज सोर्स बना रहे हैं वो एजेंट को भी दी जा सकती है और क्रू को भी दी जाती है। एजेंट एक इंडिविजुअल पर्सन और क्रू उन सबका ग्रुप, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखी है। तो अब कोड पे अगर हम वापसी आए, यही है, तो मैंने मोहम्मद कासिम से रेलेवेंट यहाँ पे उसकी डिटेल यहाँ दे दी, नॉलेज सोर्स से अंदर पास कर दी वो सोर्स। अब मैं इससे पूछता हूँ कि व्हाट सिटी डज मोहम्मद कासिम लाइव इन एंड हाउ ओल्ड इज ही, ठीक है। क्या चीज़,
एज वाइज, इमेज वाइज भी करेंगे ना मल्टी मोडाल, ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू भी होगी। अच्छा अब देखिए मैंने एक साथ 2-3 सवाल पूछ लिए। Mohammad Qasim live in Karachi, Pakistan. He is 30 years old and his job title is Chief Data Scientist at Cancer Clarity. दे दिए जवाब। तो जो भी इंफॉर्मेशन यूजर से वैलिडेट स्ट्रिंग में आपने सैम्पल करवाई है वो दे दो। क्लियर है दोस्तों? अच्छा उसके लिए आप कुछ नहीं करेंगे, सैम ये फंक्शन उठा के आप फास्ट एपीआई के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, वहाँ पे एक राउट होगा और राउट वहाँ पे आप चैटबॉट का इस्तेमाल कर लेंगे। तो जो भी रिक्वेस्ट, चैटबॉट एक फॉर्म है, वहाँ से कोई भी रिक्वेस्ट भेजता है वहाँ पे आती है और वापसी रिस्पॉन्स होता है वापस वहाँ चली जाती है। तो सिंपल ही काम चल रहा होता है, ठीक है। तो फास्ट एपीआई का एक राउट बना देंगे बस, जो कि क्या करेगा, स्ट्रीमिंग लगा सकते हो, वेब हुक बना सकते हो, बेतहाशा चीज़। तो उसके अंदर फीचर एनालिटर तो उसके मुताबिक हो जाएगा। जो बड़े कॉम्प्लेक्स टास्क वेब हुक वगैरह बनाना बड़ा मुश्किल होता है, आप डायरेक्टली इससे करवा दो फास्ट एपीआई। चैटबॉट एक फॉर्म है, उस फॉर्म से आप इनपुट भेजते हो, रिक्वेस्ट सर्वर पे, सर्वर प्रोसेस करता है, आपसे रिस्पॉन्स करता है और वहाँ पे वो अपेंड होती जाती है बस। वो फॉर्म HTML पे हम क्लाइंट साइड पे हाँ वो बनाना होता है, ठीक है। तो आप उसको बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा जी ये हो गया। अब सवाल ये है कि हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेमोरी। दिखा है मेमोरी है। मेमोरी हमारे पास 5 टाइप की है, 1 2 3 4 5। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, एंटिटी मेमोरी और एक और कॉन्टेक्चुअल मेमोरी और आखिरी है यूज़र मेमोरी। तो 5 टाइप की मेमोरी। अच्छा तो ये मेमोरी मैनेजमेंट इंतहाई मुश्किल तरीन काम होता था दोस्तों। जब मैंने लैंग्वेज स्टार्ट करवाई थी, क्लास वाले यानी ग्रुप था, उसके बाद हम लोग पढ़ा रहे थे, उस वक्त PIC में नया नया जनरेटिव AI का बूम लाया था। मेटावर्स से मूव हुए थे, मेटावर्स पहले पढ़ाते थे, एक कोर्स बनाया था मेटावर्स, उसको मर्ज करके ख़त्म करके नाम आया जनरेटिव AI। फिर आपके पास एजेंटिक AI, और भी इसके नाम चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये पेज कौन सा है? अच्छा हमज़ा जो है अभी जो PIC के यानी या गवर्नमेंट हाउस में जो पढ़ा रहे, तो उनका पहला बेच था, ठीक है। तो वो पहला बेच था जिसका नाम था मेटावर्स, मर्ज करके एक कोर्स बनाया था। जब हमारे जितने डीप लर्निंग और डेवऑप्स, IoT सारे कोर्स ख़त्म करके एक कोर्स सर जी ने किया था, उसका नाम क्या रखा था? मेटावर्स, ठीक है। तो मेटावर्स से कहानी थी स्टार्ट। फिर मेटावर्स को ख़त्म करके जनरेटिव AI, फिर एजेंटिक AI, आगे कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो जो ट्रेंड आएगा उस वक्त के दौर के हिसाब से वो चीज़ें अडॉप्ट कर लें। अच्छा मेन चीज़, हम इतनी एडवांस चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं, मुश्किल होती है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में बहुत आराम से लोगों को बीट कर सकते हैं। तो शर्त यही कि मेहनत करने को तैयार हो जाए, और सर जैसा मुकाबला करना इतना आसान है ही नहीं, ठीक है। तो मैं डीप लर्निंग में इतने अरसे स्टार्ट उनसे किया था, फिर एक लेवल था कि शायद मैं उनसे सर जी आप बोलते कसम है आप मुझसे बहुत आगे चले गए। अच्छा अब फिर वो वक्त आया कि अब मुझे लग रहा है कि अब मुझे सर्जिया के यानी मुकाबले के लिए चीज़ें और बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्जिया 18 घंटे लगा रहे सिर्फ पढ़ाई में, और हम लोग बेचारे कुछ काम भी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें भी कर रहे हैं, फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं। तो बेतहाशा हमारे पास एक्सक्यूज़ हैं, लेकिन कोई भी एक्सक्यूज़ वैलिड नहीं है। आपने आगे बढ़ना है तो बढ़ना, तो उसके लिए कुछ भी करें, टाइम को मैनेज करें, कुछ भी करें, ठीक है। अच्छा तो हमारे पास मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब हमने वैसे तो 2019 में हमने स्टार्ट किया था PIC, ठीक है। अच्छा PIC से पहले हम लोग CPU के ऊपर क्लासेस लेते थे। इमरान भाई अभी जो पूरी चीज़ें मैनेजमेंट कर रहे हैं तो वो भी उसी क्लास से लाइक आए थे। तो वो कोर्स हमने स्टार्ट किया था, सर्जिया में ज़िशान ने हम तीनों पढ़ा रहे थे। तो वो कोर्स एंड हुआ, उससे फिर हमने PIC स्टार्ट किया
PIC के अंदर मुख्तलिफ यानी बैचेस बने, ग्रुप बने, कोर्सेज बने। फिर 2019 में बल्कि आपका जब ये स्टार्ट किया क्या नाम है मेटावर्स, सारे कोर्सेज ख़त्म कर दिए। फिर उसके बाद मेटावर्स कोर्स चल रहा था। फिर उसके बाद जनरेटिव AI का बूम आया। मैं जनरेटिव AI पे काफ़ी दिन यानी अरसे से काम कर रहा था स्टार्टअप पर, और सर जी ने फिर तमाम टीम को ऑफलेट करके मुझे लीड दे दी थी। अच्छा, फिर उसके बाद अभी तक तो लीड मुझे दी हुई है, एजेंटिक AI सारी चीज़ें, कोर्स कंटेंट वगैरह की। पर्पस ये है दोस्तों कि आपने अपने आप को अप टू डेट रखना है। आपकी मार्केट में वर्थ नहीं, आपके काम की वर्थ। अच्छा, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये जो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये जितनी चीज़ें हैं ये हमने स्टार्ट की थी LangChain के साथ। LangChain में ये सारी चीज़ें हमें खुद से कोड बेस में जाके मैनेज करना पड़ता है, जो कि इंतहाई मुश्किल तरीन है। बच्चों को जब हम LangChain सिखा रहे हैं उसमें क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट बरकरार। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो जो आपने अभी सवाल किया पहले था स्टेटलेस, मैंने सवाल किया, आपने जवाब दिया, कहानी खत्म। फिर आप कोई सवाल पूछोगे, बोलो आप कौन, ठीक है, दोबारा से आप अपना इंट्रोडक्शन। तो पहले के जो LLM थे वो क्या थे, स्टेटलेस। स्टेटलेस का मतलब क्या है, सवाल करो, जवाब दो, कहानी खत्म। LLM आपको नहीं जानता, ठीक है। तो स्टेटलेस को स्टेटफुल बनाने के लिए हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है कि आप क्या करें कि जो भी कन्वर्सेशन हो रही है उसको कहीं पे डेटाबेस में सेव करवाएं। जैसे मैं और आप, मैंने सवाल किया, आपने जवाब दिया, मैंने सवाल किया, आपने जवाब दिया, तो सवाल जवाब आप अपने डेटाबेस में सेव करें। अब डेटाबेस में आप ज़रा सोचेंगे इस क्लास में कितने सवाल और कितने सारे जवाब आपने दिए, सारा डेटा अगर मैं उठा के दूंगा तो कितने ज़्यादा टोकन हो जाएंगे। तो टोकन को कैसे बचाएं, तो उस टोकन को बचाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। पहला तरीका था कि आपकी कन्वर्सेशन की आखिरी जो बात हुई है उसके 50 से 100 टोकन लें। अच्छा, हमने जब शुरू की थी क्लास से रेलेवेंट चीज़ें, और मैं अभी 50 वर्ड अपने आखिरी उठाऊं, तो क्या हमने जो कॉन्टेक्स्ट क्लास के बारे में अभी कुछ सीखा, या हमने एजेंटिक AI के बारे में सीखा, कितनी जल्दी आप कितने सारे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो वो कॉन्टेक्स्ट तो नहीं होगा। तो 50 वर्ड नहीं, फिर क्या करें, लास्ट के 10 जो भी मैसेजेस हैं, मेरा सवाल आपका जवाब, तो उन 10 सवाल में और जवाब में अगर वो कॉन्टेक्स्ट जो मैं पूछ रहा हूँ पुराना हिसाब वाला वो मौजूद नहीं तो भी प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज़ें मैनेज हमें मैनुअल करना पड़ती है। फिर समरी करके अपने पास रखो कि अभी तक क्या बात हुई, उसकी समरी आपके पास हो। तो टोकन बचाने के मुख्तलिफ तरीके थे मेमोरी मैनेजमेंट के जरिए। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी, और दूसरा क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। हाँ, तो अब ये देख रहे हैं ना कि कितना आसान कर दिया इन्होंने। बहुत सारे हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं जिससे मैनेज होता था, तो अभी इन्होंने जो मैनेज किया है लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। देखिए, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी को आप इतना याद रखें, ज़िंदगी में आप जो भी काम कर रहे होते हैं, इस वक्त हम क्लास ले रहे हैं, आप घर से यहाँ तक आए, कितनी सारी चीज़ें डिसीजन मेकिंग की, कितनी सारी हिस्ट्री अभी आपको याद है। हम क्लास ले रहे हैं, बेतहाशा इधर उधर की भी बातें कर रहे हैं, टॉपिक को भी समझने की बातें कर रहे हैं। तो जितनी चीज़ें, जितनी एग्जाम्पल मैं आपको अभी दे रहा हूँ, तो आप टेम्परेरी तौर पर उन चीज़ों को याद रखते हैं। जैसे अभी क्लास चली है तो 2 घंटे क्लास चली, क्लास के शुरू में क्या बात हुई और क्लास के एंड में क्या बात हुई, तो जितनी भी बातें थी आपने टेम्परेरी तौर पर अपने दिमाग में सेव करी, वो क्या है आपकी टेम्परेरी मेमोरी। अच्छा, अब आप क्या करते हैं, कोई भी चीज़ आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो टेम्परेरी मेमोरी में आ जाती है। असल काम जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको याद रखना, कि हमेशा आपको याद रखना। अब मुझे ये बताएं कि घर से लेके यहाँ तक आप आए, कितनी गाड़ियाँ बीच में आई, कितने आपके सिग्नल आए, कितनी रेड लाइट थी, कितनी ग्रीन लाइट थी, यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल दी, कौन क्या कह रहा था, कौन क्या कर रहा था, सब कुछ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, टेम्परेरी तौर पे आपको याद है। ये पूरी ज़िंदगी के लिए आज के दिन जितनी चीज़ों ही याद रखना, क्या उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन्हें उठा के रखते हैं। भाई, हमें पता चला कि एजेंटिक AI, क्रू AI के ज़रिए बहुत सारे सिस्टम ऑटोमेट कर सकते हैं, तो मुझे ये काम करना है, मुझे अपने स्टार्टअप की तरफ सोचना है। तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपने सेव करना है। बाकी मैंने जितनी एक्स्ट्रा बातें करी हैं वो आपके काम की, याद रखो, उसको फजूल है। उसमें इंपॉर्टेंट जो बात थी उसके ऊपर फोकस करके उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी और दूसरी क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये आपको मैनेज करना पड़ती थी,
लेकिन क्यूआई ने क्या आपको फ़ायदा दिया? लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी का एट्रीब्यूट दे और ये खुद ब खुद आपकी बिहाफ पे सब चीज़ें सेव कर लें, तो आपकी ज़िंदगी क्या हो गई? आसान। इसी तरह एंटिटी मेमोरी होती है। एंटिटी जैसे कि पीपल, लाइक, प्लेस और क्या है, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट। तो एजेंट्स मुख्तलिफ काम करता है, टूल इस्तेमाल करता है, चीज़ों को फाइंड करता है। तो उसकी सही मेमोरी को मैनेज करना चाह रहे हैं तो किसको इनेबल कर देंगे आप? एंटिटी मेमोरी। ठीक है, तो एंटिटी जो कि रैक के सिस्टम पे काम करती है। अच्छा, ये आपकी कहलाती है एंटिटी रिकग्निशन। तो ER क्या कहलाता है? एंटिटी पर्टिकुलर्स का नाम है ना, जैसे कि कोई भी चीज़ आ रही है टैक्स के अंदर, ड्रग्स का नाम आ रहा है, तो एंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम कुछ ऐसे ही कहलाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर पूरा हम लोग काम करते थे मेडिकल डोमेन में। जब हम लोग यहाँ काम करते थे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कैंसर को रिकग्नाइज करना। अब टैक्स के अंदर इतना बड़ा कैंसर का नाम लिखा हो 10 वर्ड, तो वो 10 वर्ड एक कैंसर का नाम है, और कैंसर का कौन सा लेवल है वो हमें बताएं, कौन सा स्टेज है वो हमें बताएं, कहाँ ड्रग्स का नाम लिखा हुआ है। एंटिटीज इसी को हम कहते हैं। टैक्स लिखा हुआ है, आप पहचाने की जगह का नाम है, ये किसका नाम है, ड्रग्स का नाम है, ये किसी डॉक्टर का नाम है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम है। इसे कहते हैं एंटिटी मैनेजमेंट, या एंटिटी क्या कहते हैं, एग्जैक्ट नाम याद है, मशीन लर्निंग में स्पेसिफिक इसको नाम देते हैं। तो एंटिटीज जितनी भी आ रही हैं आपकी टैक्स वगैरह के अंदर, उसकी मैनेजमेंट करनी है तो क्या करेंगे आप? इनेबल कर दें एंटिटी मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी हम देखते हैं कैसे होती है। कॉन्टेक्चुअल मेमोरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है? जितनी भी कन्वर्सेशन हुई है, चाहे उसमें शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, हमारा एजेंडा क्या है कि हम शुरू से एजेंटिक AI के ऊपर फोकस करें। आज मैं क्यूआई पढ़ाऊँ, लैंग्राफ पढ़ाऊँ, ठीक है, ऑटोचेन पढ़ाऊँ, कुछ भी आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट क्या है? हम एजेंटिक AI डेवलपर बन रहे हैं, इंजीनियर। तो तमाम चीज़ों को मर्ज करके, समरी करके आपको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को अगर देखना है तो बैकएंड पे किसको मैनेज करता है? वो कॉन्टेक्स्ट मेमोरी। इसी तरह कासिम जब AI से कनेक्ट होता है, ओपन AI खोलता है, कासिम ने जितनी कन्वर्सेशन करी है वो कासिम से वैलिडेट, तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे सेव होती है दोस्तों? यूज़र मेमोरी। अब ये 5 टाइप की मेमोरी हैं, हम इसको खुद से मैनेज करना चाहते हैं। अब ये हिडन पे सेव होती हैं, आपको नहीं दिखती। हिडन फोल्डर क्यूआई का है, वहाँ जाके सेव होती है। हम चाह रहे हैं कि ये फाइल्स हम जहाँ पे भी चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे हम आते हैं, हमारे पास एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है, उसका नाम क्या है? डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ, जब आप पढ़ेंगे ना इसको मेमोरी, तो वहाँ पे क्या लिखा है? क्यूआई स्टोरेज dir, थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास वेरिएबल का नाम है जो कि हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं अगर डायरेक्टरी में अगर आऊँ तो क्या मुझे यहाँ पे क्यूआई माई क्यूआई के नाम का कोई फोल्डर दिख रहा है दोस्तों? नहीं, अभी कोई भी फोल्डर नहीं है। हम क्या करते हैं, हमने इसका जो पाथ है वो सेट कर दिया वर्चुअल एनवायरनमेंट पे, उसके बाद LLM1 जो है जिमनाई दोबारा से सेट कर दिया, ऊपर से उठाते वो भी यूज़ कर सकते थे। अच्छा, फिर उसके बाद QI.memory थोड़ी देर में आ जाएगा। तो हमने QI.memory से कुछ चीज़ें इंपोर्ट की, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और क्या है? एंटिटी मेमोरी। अच्छा, इसी तरह कॉन्टेक्चुअल मेमोरी और क्या होगी? यूज़र मेमोरी। तो आपके पास क्या है? क्लासेस। आपकी सारी चीज़ें वही है कि भाई ये एजेंट है, ये उसकी टास्क है, ये आपका क्रू है। तो पहली चीज़ आपने यहाँ पे मेमोरी ट्रू करना फ़र्ज़ है ताकि वो सेव करे। फिर सबसे पहला पैरामीटर क्या पास किया है? लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो स्टोरेज होगी किसके ज़रिए होगी? SQL। अच्छा, यहाँ पे मुख्तलिफ नाम भी दे दिए कि आप रैक सिस्टम करना चाह रहे हो या फिर स्ट्रक्चर डेटाबेस SQLite में रखना चाह रहे हो। तो आपकी मर्जी है कि आप अपने डेटा को किस में रखना चाह रहे हो, किसी भी मेमोरी को किसी भी टाइप में रख सकते हैं। अच्छा, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम गए, हमने कहा कि यार आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होगी
उसको आप क्या करना है, एक फोल्डर बनाना, क्या नाम रखना, फोल्डर का नाम क्या होगा, Cruide 2, और उसके अंदर एक फाइल बनाना, क्या नाम होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोरेज 1.db। तो अब जितनी भी लॉन्ग टर्म मेमोरी है आप उसको पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव करवा दें। तो आपका अगर सिस्टम बंद भी हो जाए, एजेंट बंद भी हो जाए, तो वो सारी जो भी आपने कन्वर्जेशन की है, आपके एजेंट से लोगों ने आके बातें की, वो कहाँ पे मिलती हैं आपको, लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसी तरह शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी का पैरामीटर पास किया, क्यों के अंदर सारी चीज़ें पास हो रही है, याद। अच्छा, ये अभी मैं इसको डायरेक्ट पास करूँ, इसको ऑब्जेक्ट बना के भी पास कर सकते हो ना, वेरिएबल बना के ऑब्जेक्ट से मुराद। तो यहाँ पे आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी, कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करेगा, रैग। तो भाई रैग है तो एम्बेडिंग होगी, तो हमने एम्बेडिंग कौन सी इस्तेमाल कर ली, गूगल एम्बेडर पर बनाया था कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो वो इस्तेमाल कर लिया। टाइप क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। और कहाँ पे ये रैग सिस्टम पूरा स्टोर करेगा, MyCruide 2 के फोल्डर में शॉर्ट टर्म 1 के नाम का फोल्डर बना के ये मैनेज करे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बता दिया आपने, लॉन्ग टर्म मेमोरी भी बता दी। इसी तरह एंटिटी मेमोरी बताना चाह रहे हैं तो उसका भी कीवर्ड पास कर दें। अच्छा, इसी तरह देखिए एंटिटी मेमोरी भी आपने शॉर्ट टर्म टाइप इसकी है, और यहाँ पे एंटिटी 1 के नाम से एक फोल्डर बनेगा, वहाँ पे सेव कर दें, ठीक है, माइक्रो के अंदर। तो एंटिटी मेमोरी भी सेव कर दी। अच्छा, कुछ नहीं करते, कीवर्ड आर्गुमेंट पास करते जाते, बाकी तो सारी चीज़ें वही, उसकी क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है। तो ये जब आपने चीज़ें करी, बाकी सारी चीज़ें वही एजेंट, वही टास्क है, वही क्यू है, एडिशनल चीज़ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और एंटिटी जो है ये आपके पास है। सर ये सब चीजें क्लास में कर रहे हैं। ये क्लास इंपोर्ट करिए ना, सारी चीज़ इंपोर्ट करिए, इसने स्टैंडर्ड बताया है। कोई भी चीज़ मैंने अपने पास से नहीं लिखी, ये सारी चीज़ें इसने बताई, कौन सी चीज़ कैसे इंपोर्ट करना है, देखें सारी चीज़ इसने बताई, इसी की कोड को हम आगे एक्सटेंड कर दें। अच्छा, तो अब ये चीज़ जब हमें पता चली, तो हम नेक्स्ट वाला क्या काम करते हैं, इधर आते हैं कोड में। कोड में आने के बाद अभी आप देखें यहाँ पे MyCruide 2 के नाम का कोई फोल्डर नहीं है, ठीक है, शो हो जाए, MyCruide 2 के नाम का कोई फोल्डर भी नहीं है। मैं इस कोड को चलाता हूँ, तो एजेंट्स वगैरह बना के इसको रिफ्रेश करते हैं, MyCruide 2 का फोल्डर बन गया। इसमें पहली फाइल देखते हैं, 3 फाइलें होना चाहिए, एंटिटी मैनेजमेंट इसमें होगी, देखें दोस्तों, ChromaDB SQLite के अंदर सेव करना है, तो ChromaDB आपको पता है किसकी है, वेक्टर डेटाबेस की। फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए क्या इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों, ChromaDB, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म 1 के नाम का फोल्डर, ChromaDB के नाम की फाइल, और लॉन्ग टर्म किसमें थी, ये फाइल Cruide 2 के अंदर डायरेक्टली सेव हो। तो ये आपके पास चीज़ें आ गई, तो आप अपनी मेमोरी जो है पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव करवा सकते हैं, जो भी लोकेशन। तो अगर Cruide किसी भी एरर की वजह से बंद होता है, तो जो भी कन्वर्जेशन, जो भी चीज़ है वो आपके पास है, आप इसको उठा के बाद में भी वैलिडेट कर सकते हैं। अच्छा, एक और टाइप की मेमोरी है, वो है यूज़र। तो हम थर्ड पार्टी टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, Memo2 या MEM0, मेमोरी 0, कंट्रोल F MEM0, ये देखें, इन्होंने इसकी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ, इस लिंक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से आप API की M0 यानी मेमोरी 0 से हासिल कर सकते हैं, क्रिएट की आपको की मिल जाए। अच्छा, जितनी भी रिक्वेस्ट यहाँ पे आई हुई है, ये सारी रिक्वेस्ट दिखा रहा है कि कितनी % रिक्वेस्ट आई, ठीक है। यहाँ पे गेट स्टार्ट है, मेमोरी के अंदर अगर मैं आऊँ तो जितना भी डेटा है सारा यहाँ दिख रहा है। सर ये आपने जो फाइल बनाई थी ये सिस्टम बंद करेंगे तो ये डिलीट नहीं हो जाएगी? अब वो तो डिलीट गूगल कोलैब से हो जाएगी ना, लेकिन हम जब इसको ड्राइव में सेव करवा दें गूगल ड्राइव, तो हमेशा नहीं, ठीक है, तो माउंट करके आप कर दें। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, काम करते हैं कि जैसे यहाँ पे जॉन के नाम की आईडी और कासिम के नाम की आईडी है ना, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल वहीं पे उसने दिया हुआ, ये सेट करना पड़ेगा,
और मैम ज़ीरो जो है वो आपने क्रू आई के अंदर टूल्स के अंदर ऑलरेडी है, या मैम ज़ीरो वो आपको इंस्टॉलेशन कमांड देगा, वो कर दें, API की सेट कर दें। अब देखें एक बंदा है, मैसेजेस यूज़र और असिस्टेंट AI के दरमियान कन्वर्जेशन चल रही है। यूज़र कहता है हाय देयर आई एम प्लानिंग अ वेकेशन एंड कुड यूज सम एडवाइस, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद असिस्टेंट कहता है हेलो आई हैव बी हैप्पी टू हेल्प विद योर वेकेशन प्लान, ठीक है, और आगे जो भी आपके पास है, व्हाट काइंड ऑफ डेस्टिनेशन डू यू प्रेफर। अच्छा, फिर यूज़र इसको कहता है, इसने सवाल AI ने पूछा आई एम मोर ऑफ अ बीच पर्सन देन अ माउंटेन पर्सन, ठीक है, तो बीच पर्सन, ओके। फिर असिस्टेंट कहता है दैट्स इंटरेस्टिंग, डू यू लाइक होटल और एयरबीएनबी, तो इसने कहा आई लाइक एयरबीएनबी। तो ये कन्वर्जेशन जो है AI और इंसान के दरमियान चली। इस पूरी कन्वर्जेशन को समझिए कासिम ने करी। अच्छा, हम कहते हैं कि अब ये कन्वर्जेशन कौन कर रहा है, इखलास, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इखलास। अच्छा, ये आईडी है बहुत इंपॉर्टेंट। तो इखलास ने कन्वर्जेशन करी और इस कन्वर्जेशन को देखें आपने क्या, मेमोरी कॉन्फिग, सीधा सीधा पैरामीटर। प्रोवाइडर कौन है, Amazon, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ हुई है, और यूज़र आईडी जिसकी कन्वर्जेशन को आपने लोड करना वो कौन सी है, इखलास है, ठीक है दोस्तों। आईडी ऊपर जो डाली है ये कोई यूनिक आईडी होगी, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये आपकी इखलास की आईडी, ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये पूरी जो कन्वर्जेशन का थ्रेड है मेमोरी ज़ीरो की क्लाइंट से कनेक्ट करके वहाँ पे क्या कर देगा, सेव कर देगा, ऐसा ही। और उसके बाद जब मैं कन्वर्जेशन यहाँ पे लोड करता हूँ, यहाँ पे मैंने कहा व्हाट इज़ योर फेवरेट वेकेशन डेस्टिनेशन, ठीक है, तो क्रू AI के पास से इतनी डेटा जा रहा है ना, इसके अलावा तो डेटा है नहीं। बाकी का जो डेटा उठ के आएगा कन्वर्जेशन का, वो कहाँ से उठ के आएगा, इस वेबसाइट से, मेमोरी से, मेमो ज़ीरो से। तो हम यहाँ पे इस कोड को जब चलाते हैं तो आप देखेंगे इखलास के नाम का जो डेटा एंट्री है यहाँ पे हो जाएगी। और ये दोस्तों इखलास ने जो यानी सवाल किया था ना, प्लानिंग ऑफ वेकेशन, प्रेफर बीच डेस्टिनेशन और माउंटेन, ठीक है, लाइक क्या है, BNB मोर देन होटल। अच्छा, इसको रिफ्रेश दोबारा करते हैं, तो जो भी कन्वर्जेशन इखलास और यूज़र के दरमियान हुई वो यहाँ पे इसने क्या कर दी, सेव कर, ऐसे ही। अच्छा, उसके बाद मैंने जब यहाँ से सवाल किया, इसने जो मुझे फाइनल जवाब दिया, ये देखें, माई वेकेशन फेवरेट डेस्टिनेशन इज़ अ ब्यूटीफुल बीच फ्रंट Airbnb इन दी आउटर बैंक ऑफ नॉर्थ कैरोलिना, और उसके बाद जो भी चीज़ें चल रही हैं। तो ये कन्वर्सेशन का जो डेटा है, यूज़र का जो इंडिविजुअल चैट उसने करी, ये भी मैनेज करना कितना मुश्किल था। तो मैम यानी मेमोरी ज़ीरो डायरेक्टली टूल इस्तेमाल करते हुए इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ तक ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, ज़रा फास्ट ट्रैक पे चलते हैं, क्योंकि हमारे पास मुश्किल से 11-12 मिनट। अच्छा, हमारे पास क्या है, टूल्स। हमने टूल कॉलिंग पढ़ा था, किसी को याद है टूल कॉलिंग क्या होता है? टूल कॉलिंग लाइव सिस्टम से या लाइव डेटा से कनेक्टिविटी के लिए हम टूल बनाते हैं। अच्छा, तो इन्होंने कुछ टूल्स पहले से बनाए। अगर हम यहाँ पे आए और टूल्स के ऊपर क्लिक करें, देखिए टूल्स आ रहे, तो टूल्स जो हैं इन्होंने क्रूआई, टूल किट और लैंग्राफ। तो आप इनके अगर टूल्स देखना चाह रहे हैं, टूल्स लैंग्राफ के ऊपर क्लिक किया, देखिए कितने सारे टूल्स आ यार। क्या है? बींग सर्च पेड में, ब्रेथ सर्च फ्री। तो ये सारे आपको पता चलते जा रहे हैं। इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो आपको बता रहे। एक्स्ट्रा सर्च 1000 फ्री सर्च आपको मिल रहे, गूगल सर्च आपको पेड में, तो सारी चीज़ें पता चलती। जिना सर 100 मिलियन रिस्पॉन्स टोकन फ्री। तो आपके पास सारे टूल्स आए। कोड इंटरप्रेटर मैंने इस्तेमाल किया था नहीं, पेपर चेक करवाने के लिए, कोड चलाने के लिए पाइथन का। तो ये आपके पास इन मशीन्स के ऊपर चलता है। यहाँ ये आपके पैड है, वो जो भी चीज़ है, इमेज टेक्स्ट, इन सब को प्रोसेस करता है।
गिटहब टूल्स, तो गिटहब टूल किट क्या है? फ्री, बाकी पेड है। वेब ब्राउज़र, तो आपके पास देख रहे हैं फ्री वाले। डेटाबेसेस, तो आपको किस डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो सारे डेटाबेसेस आ गए। तो मीन्स आपको एक एक टूल का पता होना चाहिए। जब भी कोई नया काम आए आपको बोले कि यार इस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना, उसको टूल लैंग चैन के अंदर, तो उसको आप कनेक्ट कर सकते हो। अब हमने क्या किया, देखिए 4 टूल, 2 टूल जो है, पहला वाला टूल जो है आपने देखिए इंपोर्ट किया है क्यूआई टूल से। डायरेक्टरी टूल जो डायरेक्टरी फोल्डर्स को रीड करता है। फाइल टूल जो कि फाइल को रीड करता है। सर्वर टूल इंटरनेट सर्च, डेवलपमेंट, कोडिंग वगैरह लॉजिकल काम के लिए। और वेबसाइट या वेब सर्च टूल इंटरनेट पे सर्चिंग के लिए। तो सर्वर की एपीआई, जो कि सर्वर की एपीआई जो है दोस्तों, आप लोग पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम क्या है? server.dev। इस वेबसाइट से वो कीज हासिल कर लें, और हासिल करने के बाद यहाँ पे सर्वर कीज आप लगा दें, जैसे लगाते हुए आप। अच्छा, तो आपने क्या किया, ये 4 टूल, 2 फोल्डर और फाइल को रीड करने के लिए, बाकी ये 2 आपके क्या, इंटरनेट सर्चिंग के लिए। पहला एजेंट है जो कि मार्केट में रिसर्च करेगा, जो कौन सा टूल इस्तेमाल करेगा? सर्च टूल और वेब रेड टूल। तो ये तो इंटरनेट वाला हो गया, जो कि इंटरनेट से लाइव चीज़ें सर्च कर सकता है। और दूसरा एजेंट क्या है? कंटेंट राइटर, जो कि आपके फोल्डर और फाइल लिखने की काबिल होगा। फोल्डर को समझेगा कौन सा फोल्डर मौजूद है, उन्हें रीड कर सकते हो, और फोल्डर में कौन सी फाइल मौजूद है उसको राइट करवा दो। LLM दोनों 1 इस्तेमाल कर रहे हैं। टास्क इसकी है कि रिसर्च द लेटेस्ट ट्रेंड इन AI इंडस्ट्री एंड प्रोवाइड अ समरी। तो ये क्या करेगा, नए जो भी लेटेस्ट इंडस्ट्री के अंदर न्यूज़ चल रही है, ट्रेंड चल रहे हैं, उसके ऊपर कोई भी चीज़ फाइंड करेगा, उसकी समरी करके हमें देगा। अच्छा, वो समरी कहाँ पे सेव होगी? ये समरी परफॉर्म करेगा रिसर्चर। उसके ऊपर 3 क्या करें, ट्रेंडिंग डेवलपमेंट जो चल रही है वो भी हमें बता के दें। टास्क है राइट एंगेजिंग ब्लॉग पोस्ट अबाउट AI इंडस्ट्री बेस्ड ऑन रिसर्च एनालिस्ट समरी। ठीक है, तो इसकी बेस के ऊपर ये कंटेंट को राइट करवा देगा। तो 2 क्रू हो गए हमारे पास एजेंट। पहला एजेंट सर्च करेगा, दूसरा एजेंट फाइल को राइट करेगा। 2 आपके पास लोग मौजूद हैं। अच्छा, ये आपने एजेंट्स बताए, वर्बोस ट्रू, प्लानिंग ट्रू और प्लानिंग LLM। 2 तो आपके पास एजेंट हैं, एक है राइटर और दूसरा कौन सा है? रिसर्चर। और तीसरा एजेंट है प्लानिंग एजेंट। प्लानिंग एजेंट प्लान करेगा कौन सा काम किस तरह एफिशिएंट तरीके से हम कर सकते। ठीक है, तो 3 एजेंट यहाँ पे हमने लगाए। अच्छा, जब मैं इस कोड को यहाँ पे चलाता हूँ दोस्तों, तो आप नोट करिए इसका सारा डेटा कहाँ पे सेव होगा? ब्लॉग पोस्ट/न्यू पोस्ट के अंदर। तो जरा चेक करें, ब्लॉग पोस्ट का नाम का फोल्डर था पहले, अभी है नहीं। अच्छा, अब एजेंट के अगर मैं टास्क यहाँ पे देखूं, आपका वर्क फ्लो स्टार्ट हो, सर तीसरा एजेंट है, ऐसे 2 एजेंट्स को कर रहे हैं ऐसे। पहले पे ना सिक्वेंशियल है। देखिए, रिसर्च एनालिस्ट के पास ये टास्क है जो हमने लिखी थी। रिसर्च एनालिस्ट अब इस पे काम करेगा, इंटरनेट से सर्च करेगा। इसके पास सर्वर टूल मौजूद है, सर्वर टूल से वो गूगल सर्च वगैरह करेगा, सर्वर पे गूगल करेगा। ये लिखा इसको और डिटेल से उसकी डॉक्यूमेंटेशन से आप पढ़ो। तो हम यहाँ पे आते हैं, जो भी टूल्स हमारे पास मौजूद थे। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं। हमने कहा सर्वर टूल, लैंड ग्राफ पे आए, कंट्रोल F, कंट्रोल V, यहाँ तो नहीं दिख रहा। अच्छा, इसी के अंदर डायरेक्टली दिया हुआ यार क्या करता है? स्पेशलाइज्ड टूल फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस। ठीक है, विद स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो भी अंडर डेवलपमेंट आपकी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज़ हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है डेवलपमेंट पर्पस के लिए। किसी भी चीज़ को आप फाइल भी डेवलप कर दो ना, तो डेवलपमेंट पर्पस जो अभी अंडर प्रोसेस, तो आप सर्वर टूल को इस्तेमाल करते हो। अच्छा, इसी तरह हमारा कोड क्योंकि इन प्रोसेस है। दूसरा क्या था? इसके तो नाम से काम पता चल रहा है, इंटरनेट सर्च करेगा। इसके भी नाम से इसका काम पता चल रहा है, फाइल को रीड करेगा।
इसके नाम से इसका काम फोल्डर को रीड करेगा। तो ये काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पे देखो एजेंट नंबर मार्केट रिसर्चर के पास टास्क आई, उसने सर्च किया एआई इंडस्ट्री ट्रेंड्स, तो इसने 10 क्वेरी निकाली, गूगल से सर्च किया, 2024 के इंडेक्स निकाले, इस वेबसाइट से सर्च किया, उसका डेटा आया तो डेटा नंबर 1 सर्च किया, फिर एजेंट ने डेटा नंबर 2 सर्च किया, नया ट्रेंड। दूसरा इसने क्वेरी क्या करी, अब जनरेटिव एआई एप्लीकेशन चैलेंजेस मार्केट ग्रोथ, ठीक है। तीसरी क्वेरी क्या की है, एआई एथिक्स रेगुलेशंस, ठीक है। और क्या एआई बायस मिटिगेशन, जो कि हमारी सबसे बड़ी जंग है, तो उसको मिटिगेट कैसे करेंगे। फिर उसने मुख्तलिफ आउटपुट आपके दिए। उसके बाद फिर मार्केट रिसर्चर ने और रिसर्च की, कंटेंट राइटर के पास से फाइनल आता है, लिस्ट ऑफ फाइल, इसने कहा कि डायरेक्टरी के अंदर ये बनना चाहिए थी, लेकिन हमने कहा कि हमारी फाइनल फाइल बने, ठीक है। इतने हेल्थ केयर पता नहीं किस किसके ऊपर ये लिख रहा था, लेकिन करंट के अंदर ये डायरेक्टरी के अंदर ब्लॉग पोस्ट के अंदर चीज़ें सेव करवा रहे हैं, चेक करते हैं। तो फाइनल राइटिंग जो है उसने ये हमें लिख के दिया, मांगता हम चेक करते हैं ब्लॉग, और उसके अंदर फाइल बना दी न्यू पोस्ट, क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि हमारी वाली फाइल में राइट करो, बाकी जो तुम राइट करो वो ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो अगर आप ये फाइल आउटपुट एक्सपेक्टेड फाइल का नाम नहीं देते, वो सारा जो फाइल्स बनाई सब सेव हो जाता है। अच्छा, अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं फास्ट ट्रैक में। आपने कहा कि ये उसको सेव भी कर देगा, तो यहाँ पे सेव हो गया, पॉज हमने देख भी लिया। अब ये टूल्स जो थे हम खुद कैसे बनाए, सबसे इम्पोर्टेंट तो टूल्स खुद बनाना है ना, वो तो बने हुए जनरल पर्पस, लेकिन बहुत सारी जगह पे हमें अपने कस्टम यूजर डिफाइंड टूल्स बनाना पड़ा। टूल्स बनाने के 2 तरीके। पहला तरीका, हमारे पास बेस्ट टूल की क्लास है। बेस्ट टूल की क्लास से आपने देखे मैंने क्या किया, PIC कार्ड जनरेट का एक क्लास बनाई, जिसका नाम बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बताई हुई है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका स्कीमा, आप इनपुट किस फॉर्मेट में दोगे उसके पैरामीटर। तो हमने माय टूल के इनपुट की क्लास बनाई पाइडेंटिक से, जिसमें हमने बताया स्टूडेंट का नाम होगा और स्टूडेंट का रोल नंबर, उसकी डिटेल यहाँ बताई हुई। जब भी ये टूल कॉल होगा तो हमारे पास अंडरस्कोर रन का फंक्शन कॉल होगा। तो ये फंक्शन जैसे ही चलेगा तो यूज़र का नाम आपसे लेगा, रोल नंबर लेगा और आपको PIC ये स्ट्रिंग बना के काट देगा। दूसरा टूल 2 तरीके से, तो दूसरा तरीका है डेकोरेटर। तो @tool का डेकोरेटर लगा के किसी भी फंक्शन को आप क्या बना सकते हो, टूल। तो हमने इस फंक्शन को माय टूल का जो फंक्शन है इसको डेकोरेटर लगाया टूल, और इस टूल का नाम क्या रख दिया हमने, PIC fee। इस फंक्शन को मैं जैसे ही चलाता हूँ तो दोस्तों ये क्या करता है, ये जाता है आपसे रोल नंबर लेके, और डिक्शनरी में यहाँ पर डेटाबेस से हम बाद में रिप्लेस कर देंगे, अभी डिक्शनरी बना देंगे। तो हमने 2 स्टूडेंट का डेटा, 3 स्टूडेंट का डेटा, जितने स्टूडेंट का डेटा यहाँ डालना है 300, हमने कहा यहाँ पे इसका भी स्टेटस क्या डाल दिया, पेड। अच्छा, अब क्या हुआ कि जो भी आप नंबर डालेंगे उस नंबर के अगेंस्ट आपके पास स्टेटस आएगा। स्टेटस है तो आप उसके स्टेटस के साथ डिक्शनरी प्रिंट कर दो, अदरवाइज कहो कि स्टूडेंट नॉट फाउंड। तो 2 टूल्स मेरे पास मौजूद हैं। अब इन टूल्स को हमने किसको दे दिया दोस्तों, किसको दिया, कौन से एजेंट को, PIC का एक मैनेजर है जो PIC से वेरिएबल जितने सवाल ऑपरेशन ये मैनेज करे। अच्छा, अब इसको मैं टास्क देता हूँ कि भाई मेरा नाम मोहम्मद कासिम है, मेरा रोल नंबर 100 है, क्या तुम मेरा कार्ड दे सकते हो। तो ये टास्क जब मैं इसको देता हूँ तो टूल अगर कॉल होगा, पहले टूल कॉल ऊपर वाला चलाना पड़ेगा। टूल अगर कॉल होगा, मीन्स क्लास नहीं बनी ना, ये तीनों को सेल चलाना पड़ेगा। तो टूल कॉल मैनेजर के पास टास्क है, मैनेजर ने देखा कि कार्ड बनाना है, उसका देखा कार्ड बना दिया, रोल नंबर लेके डेटा लेके, जी दोस्तों, क्योंकि मैंने उसको क्या बोला था, कार्ड बनाना। नेक्स्ट वाली क्वेरी में देखें, मैंने कहा मेरा रोल नंबर 200 है, क्या तुम मुझे मेरी फीस का अपडेट बता सकते हो। तो अब कौन सा वाला टूल कॉल होना चाहिए, फीस अपडेट का। तो 200 वाले की फीस क्या है, जरा चेक करके मुझे बताएं क्या है, अनपेड है, ठीक है। हम वेरीफाई करते हैं भाई क्या वैसे हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमने यहाँ पे कहा कि चलो यार चला के देखते हैं। मैनेजर के पास टास्क है, ठीक है, मैनेजर ने फंक्शन चला दिया और रिजल्ट क्या है, अनपेड। इसने क्या जवाब दिया, योर फीस स्टेटस इज अनपेड। अच्छा, मैं यहाँ पे रोल नंबर क्या कर देता हूँ 300,
क्या आना चाहिए अब? क्या आ रहा है? पैड। अच्छा मैं यहाँ पे करता हूँ 500, क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा? नॉट फाउंड। तो ये साथ आपने काम कर लिया। फिर एडवांस वाला काम आपने अभी देखा था कि हमने एक और देखिए इससे काम करना यहाँ पे वही रिसर्चर सारी चीज़ें। हाँ अब इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ देखिए, अभी तक जितनी भी टास्क हम परफॉर्म करवा रहे थे वो सिक्वेंशियल थी। एजेंट 1 चले, एजेंट 2 चले, एजेंट 3 चले, सिक्वेंस से काम होता था। क्या रियल वर्ल्ड में सारे काम सिक्वेंशियल होते? नहीं, हायरार्किकल हमारे पास एक और टाइप। तो पहली चीज़ हम अपनी क्रू के अंदर सेट करते हैं प्रोसेस की टाइप। क्या कर दी हमने? हायरार्किकल। अच्छा आपने अब 3 एजेंट बनाए। पहला एजेंट रिसर्च करता है, दूसरा एजेंट राइट करता है, वही वाला जो पर्सोना पर बनाया, कॉपी पेस्ट किया मैंने। तीसरा एजेंट बना दिया मैनेजर। तीसरा एजेंट क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर इस चीज में हाईली स्किल्ड है कि टीम से काम कैसे करवा। इसके पास इसका ये भी एलएलएम को इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका गोल और इसका सेट हमने कर दिया। अब देखिए मेरे पास क्रू जो है उसमें रिसर्चर और राइटर है, ठीक है, रिसर्चर और राइटर वही वाले थे, 2 बंदे। टास्क जो हमने कहा कि यार रिसर्च करो उसके ऊपर, यानी हमें टॉपिक लिख के दे दो। अच्छा इन सबको मैनेज करने के लिए मैनेजर एजेंट कौन सा है? जो भी हमने एजेंट बनाया, जो कि एक्सपर्ट है किस बंदे से कैसे काम करवाया जाता है बेस्ड ऑन देयर स्किल्स। फिर उसके बाद फंक्शन कॉलिंग के लिए कौन सा एलएलएम इस्तेमाल करेगा, उसका भी हम एजेंट बना सकते हैं। प्रोसेस कौन सा इस्तेमाल कर रहा है? हायरार्की। यहाँ पे देखो सिक्वेंशियल। आपने पहले क्या करते थे, रिसर्चर के पास क्या टास्क है और कंटेंट राइटर के पास क्या टास्क है, याद है? टास्क के अंदर फिक्स करते थे कौन सी टास्क कौन सा एजेंट परफॉर्म करेगा। ऊपर आप नोट करें, मैंने किसी टास्क के अंदर नहीं लिखा कि इसको कौन परफॉर्म करेगा। अच्छा टास्क यहाँ पे देखें, टास्क है जनरेट अ लिस्ट ऑफ 5 इंटरेस्टिंग आइडियाज फॉर एन आर्टिकल, ठीक है, देन राइट 1 पैराग्राफ दिस 5 बुलेट्स होना चाहिए, ये होना चाहिए और इस फाइल में सेव करना, ठीक है। तो ये आपके पास टास्क है। कहीं पे मैंने कहा है कि कौन सर्च करेगा, कौन लिखेगा, कौन सेव करवाएगा, कहीं पे मेंशन है नहीं। ये कोड में जैसे ही इस क्रू को देता हूँ, क्रू को हमने दिया यहाँ से कोड स्टार्ट हो गया आपके पास, ठीक है, किक ऑफ से। तो जैसे ही ये क्रू के पास गया, अब नोट करिए, मैनेजर के पास तो चलेगी। मैनेजर ने देखा कि यार ये टास्क है, मुझे किससे करवाना चाहिए, इसने अपना टूल इस्तेमाल किया और इसने चेक किया कि यार ये आर्टिकल वगैरह मुझे किससे काम करवाना चाहिए, कोवर्कर। कोवर्कर कौन है? रिसर्चर, रिसर्च एनालिस्ट है ना, इसने शॉर्ट कर दिया कि यार रिसर्चर से काम करवाता हूँ, तो हम भी उसको रिसर्चर ही बोल लेते हैं। उसका इंटरनेट सर्च, उसके बाद टूल्स है ना इंटरनेट सर्च करने के, तो उसने इंटरनेट से चीज़ें सर्च करना स्टार्ट की रिसर्चर ने। फिर रिसर्चर ने किसी 5 टॉपिक के ऊपर आपको लाइक आइडियाज़ के ऊपर सर्च करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग अ लिस्ट ऑफ 5 इंटरेस्टिंग एंड यूनिक आर्टिकल आइडियाज़, ये काम कर रहा है। फिर रिसर्चर एक और काम करता है, ओके आई नीड कम विद 5 इंटरेस्टिंग एंड यूनिक आर्टिकल, ठीक है। फिर उसके बाद किसके पास जा रही है टास्क, फिर आपके पास जाती है मैनेजर। जब उसने सारी काम कर लिया ना, 5 इंटरेस्टिंग आइडियाज दे, एआई पावर, क्वांटम कंप्यूटिंग, मेटावर्स और क्या है, बियॉन्ड ऑर्गेनिक, और आपके पास क्या है आखिर बायोटेक के अंदर काम हो रहा है, द फ्यूचर ऑफ फूड एंड बायोटेक। फिर डिजिटल नोमैड 2.0 5G के ऊपर कुछ काम होगा। चलें खैर, तो इसने 5 आर्टिकल के आइडियाज़ आपको दे दी। और उसके बाद प्रोडक्ट मैनेजर के पास टास्क आई, उसने देखा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग ये सारी चीज़ें हो गई हैं, उसने सीनियर एडिटर को टास्क असाइन कर दी। तो मीन्स जो कॉम्प्लेक्स वाली टास्क हुआ करती थी कि ये काम तुम करो, ये काम तुम करो, सारे काम उसने करवाए, अभी भी इन प्रोसेस है। तो सीनियर राइटर जो है वो अपना कोड राइट करना पर्टिकुलर पाथ टू बॉक्स के अंदर, अब वो फोल्डर नहीं है तो फोल्डर बनाएगा, कि उसके पास फोल्डर रीड करना, राइट करना सारी पावर मौजूद है और फाइल बनाने की पावर मौजूद है। तो ये ब्लॉक 2 के नाम से क्या कोई फोल्डर अभी तक बना है? नहीं बना तो बनाए, जिम्मेदारी इसकी भाई, ऐसा ही है ना। किसको?
हाँ हाँ एजेंट का स्किप करते हैं ना। अभी खुद वो क्योंकि ऑटो पे हमने लगाती है ना, मैनेजर का काम कर रहा था तो मैनेजर कर रहा है। अब देखिए फाइल को सेव करवाने की कोशिश कर रहा है txt फाइल में, कहीं पे भी जहाँ भी हो, ब्लॉक पॉस्ट 2 में, तो ब्लॉक पॉस्ट 2 का फोल्डर अभी तक तो नहीं बना। नहीं अभी तक तो नहीं है, अभी तो वो मैनुअल वाले प्रोग्रामिंग टाइप है। नहीं आप लोग ये कर सकते हो कि टास्क है ना उसी वक्त बना दो, हो रहा है। पेनावर्सिटी जो हम वेबसाइट अब बना रहे हैं ना, वो प्योर एजेंटिक है। आप उससे किसी भी सारी यूआई सब चीज़ें बेस ऑन आपकी क्यूरी के हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। भाई आर्टिकल वगैरह में लिखने में टाइम लग रहा है तो उसने आइडियाज़ दिए, फिर आर्टिकल राइट कर रहा है ना, आइडियाज़ दिए, अब 5 आर्टिकल लिखो भी तो ठीक है, आ गया 5 आर्टिकल, तो पाँचों के पाँचों आर्टिकल्स इसने लिख के हमें दे दिए। Here is 5 interesting ideas for an article this, ठीक है। तो ये काम कर दिया। अब देखते हैं 2 का फोल्डर बन गया कहाँ है? मुझे तो नहीं लग रहा कहाँ सेव किया इसने। चलो जहाँ भी सेव किया कर दिया होगा, नहीं करा तो हम खुद करवा लेंगे। बताया इसने सेव करने का? नहीं बनाया, मुझे तो नहीं लगा। ये बात हमने यही बताया था ना, ब्लॉक 2, तो इसलिए बॉस यहाँ पे सेव कर दिया। अच्छा तो ये काम हो गया। एडवांस टूल हमने कोड इंटरप्रेटर इस्तेमाल किया था कि हम चाह रहे हैं कि यार ये शुरू में देख लिया था ना, स्कोर, फीडबैक, क्वेश्चन आंसर देखा है ना नहीं? जी बिल्कुल करवा सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक इनपुट सेट किया, आउटपुट सेट किया कि आउटपुट मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए। एज ए AI का टीचर कोड इंटरप्रेटर यानी कोड चलाने की पावर भी इसके पास मौजूद है। इसको टास्क है कि AI के असाइनमेंट चेक करेगा, इसके पास सवाल आता है और उसका जवाब आता है जो स्टूडेंट सबमिट करते हैं। जब ये सवाल आता है तो इसके पास प्रोसेस AI टीचर अपना टूल चलाता है, आपके कोड को चला के देखता है, फंक्शन को। फंक्शन जब चलता है उसका जो भी रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट की बिहाफ के ऊपर ये क्या करता है, स्कोर, फीडबैक, आपका क्वेश्चन और आपका आंसर, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। 2D का आप लगाएं इसके ऊपर तो डिक्शनरी में स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा आ गया आपके पास कि क्या सवाल था, क्या जवाब दिया, टीचर ने इसके ऊपर क्या फीडबैक दिया और फाइनल नंबर क्या समझा, उसकी बेस पर उसने सारी चीज़ें करी और फिर इसको आप डेटाबेस में। तो आपके पास 1000 ऑफ स्टूडेंट का जो डेटा है आप कितनी आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ज़िंदगी आपकी कितनी आसान हो गई दोस्तों। असाइनमेंट ये सारी चीज़ें आप सब सेव करवा सकते हैं। आपके पास OCR टूल्स को एक्सप्लोर लाजमी करना जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो टूल्स आपने एक्सप्लोर करने जो भी हमने देखा था QI में आके टूल्स, तो लैंग ग्राफ, सॉरी आपके पास यहाँ पे हम आए लैंग चैन के जो टूल्स हैं इसको आप एक्सप्लोर लाजमी करें। इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, जो भी आप सोचते हैं ना कि यार इस चीज़ के साथ मैं कनेक्टिविटी कर दूँ, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप अपने टूल्स भी बना के यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यार ये छोटी सी जर्नी थी, ज़रा लाइट्स ऑन कर लें। ठीक है, इसने उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को आसान किया ना। कॉम्पिटिटर होने के बावजूद साथ को चलना पड़ेगा। एक व्हील बन चुका है तो व्हील बना हुआ इस्तेमाल करो, ओपन सोर्स है, ठीक है। एक कंपनी बोली यार देखो मैंने टायर बना दिया फ्री में, जिसको चाहिए ले जाओ, तो आपका कॉम्पिटिटर ही है वो ले जाए, तो आपने सबके लिए रखा है। तो कॉम्पिटिटर वगैरह कुछ नहीं होता, काम होता है, कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक कि आपकी जर्नी थी इस हॉब के साथ कि आपने बहुत स्ट्रगल कर दी है अपने आइडियाज़ के ऊपर, यानी चीज़ों को सोचना है और कुछ ना कुछ यूनिकॉर्न स्टार्टअप टाइप चीज़ें आपने बनानी है। तो लास्ट हम ये करते हैं, एक फ़ोटो सेशन करते हैं, पाकिस्तान का नारा लगाते हैं और फिर अपने सेशन को एंड करते हैं। तो आप सब स्टेज पे आ जाएं। रोड मैप आपकी ऑन साइट क्लासेस अभी ऑफ हो रही, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। तो भाई कोई छुट्टी नहीं आ रही, ऑनलाइन पढ़ते रहेंगे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है, दोनों दिन। तो टाइमिंग, हाँ टाइमिंग रमज़ान है ना, अच्छा होगा
तो टाइमिंग रमज़ान है तो भाई 10 बजे तक तरावी पढ़ के लोग आ जाते हैं, हम 10 बजे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो अब वो टाइम 10 से 11 या 12 या 1 डिपेंड ऑन योर स्टाइल, ठीक है, आपकी एनर्जी। तो जितनी एनर्जी होगी, वैसे तो 2 घंटे मैक्सिमम लेके जाएंगे, इससे ज़्यादा, ठीक है। तो ये हम करेंगे। अब आप लोग स्टेज पे आ जाएं, एक फ़ोटो